हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को थ्योरी ऑफ इंडिकेटर बताया था, उसमें आप लोगों को ओस्टवाल्ड थ्योरी हमने बता दिया। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर होता है, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर होता है। जब भी हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं तो टाइट्रेशन कराते टाइम क्या बोला था हमने कि भाई एसिडिक मीडियम में उसका कलर दूसरा रहेगा, जब बेस डालोगे दूसरा कलर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उसने बोला था आयनाइज्ड फॉर्म में इंडिकेटर का कलर 1 होता है, कलर 2 जो भी है, और अनआयनाइज्ड फॉर्म में कोई दूसरा कलर होता है ना। इसी को बाद में दूसरी थियरी से भी लोगों ने बताया, जिसको बोलते हैं क्विनोनॉइड थियरी। देखो दोस्त, लिखो क्विनोनॉइड थियरी। और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने आपको पहले दिया था। तो क्विनोनॉइड थियरी में क्या होता है वो देखिए। इन्होंने बोला कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फिनोक्सिलिन का एसिडिक मीडियम में कोई और कलर होता है, बेसिक मीडियम में कोई और कलर होता है। तो क्विनोनॉइड थियरी के साथ हमने आपको क्विनॉल और क्विनॉन बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा देखो, आप लोगों को ये पता था लास्ट क्लास में। अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है? बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोल देते हैं OH लगा देते, क्या बोलोगे? फिनॉल, फिनॉल ही बोलोगे। अगर कोई बोले एक OH यहाँ पे और लगा देते हैं तो इसका नाम होता है क्विनॉल। क्विनॉल होता है, क्विनॉल, लास्ट में OL है, ऑल, है ना। और सुनो तो इधर देखो, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें और यहाँ पे हम ऐसे डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O लगा दें तो इसका नाम होता है क्विनॉन। क्वी और लास्ट में ONE आ जाता है। अरे जैसे आईयूपीएसी में कार्बोनिल कंपाउंड वाले में ओन लिखते हो और अल्कोहल वाले में ऑल लिखते हो, तो ये होता है क्विनॉल और ये होता है क्विनॉन। तो वो थियरी के नाम में कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्विनोनॉइड थियरी। तो क्विनॉन टाइप से नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा मिलेगा वहां पे, है ना, ऐसे ही। तो वो तो अलग से आपको हमने बता दिया क्विनॉल क्या होता है, क्विनॉन क्या होता है। तो क्विनोनॉइड थियरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जैसा फिनोक्सिलिन है, फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर देखिए। फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ देखो बच्चा, फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर ये होता है जो हम बना रहे हैं, बेंजीन होता है। बेंजीन के साथ एक ऐसे डबल बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा देते हैं O, और ऐसे आपको थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। फिनोक्सिलिन आपको बार बार मिलेगा, अभी नहीं, आपको दूसरे चैप्टर्स में भी मिलेगा। इसके फिनॉल में पढ़ाएंगे आपको, फिनॉल की रिएक्शन से फिनोक्सिलिन कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा आपको। तो अभी फिलहाल आप एक काम करो, फिनोक्सिलिन का ये स्ट्रक्चर देखो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्सिलिन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर होता है, फिनोल्फथिलीन जिसे बोलते हैं ना। भाई क्विनोनॉइड थियरी अगर आप जानना चाहते हो तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, फिनोक्सिलिन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनाओगे? ऐसे जैसे हमने बनाया। सबसे पहले क्या करोगे, एक बेंजीन बनाओ, बेंजीन के साथ ये ऐसे 5 मेंबर की रिंग बनाओ, है ना। तो ये बोला जाता है फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम में खुद इसका फिजिकल स्टेट या होता है लिक्विड स्टेट, और ये कलरलेस होता है। तो बोलते हैं जब ये अल्कलाइन मीडियम में डाला जाता है फिनोक्सिलिन NaOH में, मान लो अल्कलाइन मीडियम में डाल दिया आपने या किसी और अल्कलाइन मीडियम में, जैसे OH- में आपने ऐड कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में फिनोक्सिलिन में देखो, फिनॉल फिनॉल टाइप से दिख रहा है, क्विनॉल टाइप से दिख रहा है, ये क्विनॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, हमारी बात सुनिए, देख लीजिए फिर बनाइएगा। ऐसे हो जाता है ये कि पहला वाला जो बेंजीन है वो ऐसे ही रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। दूसरे वाले में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाता है O-, ऐसे O-, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, देखिए हम जो बता रहे हैं, इनमें से एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है क्विनॉन में, क्विनॉन, ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, समझ रहे हो भैया। और एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही रहता है, फिनॉल वाला। तो इस तरीके हम लोग बताते हैं कि जो फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर है वो अल्कलाइन मीडियम में कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्सिलिन इन अल्कलाइन मीडियम। फिनोक्सिलिन ही है, लेकिन ये फिनोल्फथलीन जो है ये अल्कलाइन मीडियम में है। और इसी अल्कलाइन मीडियम में जो ये है ना, इसका कलर जो होता है वो एक्चुअली में पिंक होता है। भाई मॉलिक्यूल के ही तो कलर होते हैं, हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं उसका कलर कैसे होता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है ना। कहाँ पे भैया?
तो देखो सब कुछ सेम है, क्यों दिमाग लगा रहे हो उसमें, सारा ऑक्सीजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। पहले काउंट कर लिया करो, बीच में ये सब तुम एटम काउंट मत कराया करो, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ। तुमको एटम में दिक्कत है, ऑक्सीजन देख नहीं रहे हो, दो ऑक्सीजन, तुमको ऑक्सीजन में क्या कमी दिख रही है? देखो क्विनॉल अलग चीज होती है, क्विनॉन अलग चीज होता है ना। तो क्विनॉल को ऑक्सीडाइज करने पे क्विनॉन बनता है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन। एक्चुअली में क्विनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है, हम लोग बोलते हैं क्विनॉल को ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यही तो होता है। तो आपने क्विनॉल में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो क्विनॉन बनेगा। तो क्विनॉन नाम सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि क्विनोनॉइड थ्योरी पढ़ा रहे हैं। क्विनोनॉइड थ्योरी में क्या बताना चाह रहा है कि इंडिकेटर पहले क्विनॉल फॉर्म में है और बाद में जब अपना बेसिक मीडियम में आ गया तो हो गया क्विनॉन फॉर्म में। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? क्विनॉन फॉर्म से नहीं दिख रहा है, क्विनॉन जैसा रिसेंबल कर रहा है। एग्जैक्टली क्विनॉन थोड़ी हो गया है, क्विनोनॉइड थ्योरी बोला गया है ना, तो क्विनॉन थोड़ी एग्जैक्टली हो जाएगा। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, क्विनॉन का अगर ये स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट सा दिख रहा है तो क्विनोनॉइड थ्योरी यहाँ जस्टिफाई हो रही है। तो क्या हो रहा है कि फिनोक्सिलिन, देखो ओस्टवाल्ड थ्योरी से ही सब कुछ पढ़ाते हैं लोग कि भैया ओस्टवाल्ड थ्योरी है, क्विनोनॉइड थ्योरी लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आते हैं इसमें। इसमें इंडिकेटर्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर हमने बता दिया आपको आज, नहीं तो किसी दूसरे क्लास में बताना ही है। भाई अल्कोहल ईथर फिनॉल में क्लास 12 में पढ़ाएंगे आपको, तो अभी देख लो, पढ़ाना तो वही है, आज नहीं तो कल, ठीक है। हो सकता है हमारी शीट में क्वेश्चन मिल जाए, तब आप बोलोगे सर आपने ये नहीं बताया। तो आप लोगों को हमने कल ओस्टवाल्ड थ्योरी बताया था और उसमें क्वेश्चंस भी कराए थे, लास्ट में क्वेश्चन कराए थे ना, 75% रेड से 75% ब्लू। तो वैसे दोस्त हमने क्या बोला, फिनोक्सिलिन का एसिडिक मीडियम में जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और जैसे ही कोई अल्कलाइन मीडियम डालते हैं तो फिनोक्सिलिन एक्चुअली में पिंक कलर का हो जाता है। अच्छा जस्टिफाई कर पा रहा हो, जितनी भी शार्प एजेस हैं उन्हें कार्बन बोलते हैं, तो ये कार्बन है, कार्बन इस पॉइंट पे टेट्रावैलेंट है, एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड और ये 2 डबल बॉन्ड, ये समझ में आ रहा है बच्चा? समझ रहे हो दोस्त? तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, कहीं भी कार्बन की वैलेंसी हमने वॉयलेट नहीं की हुई है। तो क्विनोनॉइड थ्योरी ये होती है जिसके हिसाब से बोला जाता है कि फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, अल्कलाइन मीडियम में कलर्ड होता है। और कलर्ड और कलरलेस होने का रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पे फिनोलिक टाइप से ग्रुप है और वहाँ पे क्विनोनॉइड टाइप से ग्रुप है। यहाँ पे ऑल वाला ग्रुप है, यहाँ पे ओन वाला ग्रुप है, समझ रहे हो? किसी भी एक रिंग को, चाहे इस रिंग को तुमने क्विनॉन बना दिया, चाहे इस रिंग को तुमने क्विनॉन बना दिया, हमने इस वाली रिंग को बना दिया क्विनॉन। तो इस तरीके बताया जाता है कि फिनोक्सिलिन या जनरली कोई क्विनोनॉइड थ्योरी सभी इंडिकेटर्स के लिए नहीं, कुछ इंडिकेटर्स के लिए जिनमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये बोला गया कि भैया ये क्विनॉल टाइप से है और ये क्विनोनॉइड टाइप से है, रादर क्विनॉन टाइप से है ना। कैसे होता है हम बता रहे हैं अभी, पहले आप बना लो, पहले बना लो भैया, क्या पता फिनोक्सिलिन करके पूछे। अनसैचुरेशन निकालना जानते हो तुम? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, फिनोक्सिलिन में कितने अनसैचुरेशन है? मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते जाओ और हमको ये बताओ फिनोक्सिलिन में एक्चुअली में कितने अनसैचुरेशन है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है फिनोक्सिलिन में? 10 बता रहे हैं लोग। अबे 10 तो साफ साफ दिख रहा है, 12 तो हमको ऐसे दिख रहे हैं। बेंजीन में कितने अनसैचुरेशन है? अच्छा कोई बात नहीं, दिमाग पे प्रेशर न डालो, पहले ये बनाओ, हम बताते हैं अभी, बताते हैं अभी, जल्दी करो यार। हम ये बता रहे हैं दोस्त आपको कि बेंजीन है ये, मतलब बेंजीन बेंजीन जो भी है इसे बोलते हैं हम लोग फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम। और जब आपने उसमें NaOH डाला तो वो हो गया आपका फिनोक्सिलिन इन अल्कलाइन मीडियम। उस मॉलिक्यूल का कलर होता है पिंक और इस मॉलिक्यूल का कलर होता है आपका कलरलेस, होता ही नहीं हुई। समझ रहे हो भैया? तो देखो क्विनोनॉइड थ्योरी क्या बोली जाती है, इसमें क्विनॉल टाइप से ग्रुप दिख रहा है, फिनॉल टाइप से, ऑल लास्ट में ऑल आएगा, और वहां पे ओन टाइप से दिख रहा है क्विनॉन टाइप से, इसीलिए बोला जाता है क्विनोनॉइड थ्योरी। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया कि अल्कलाइन मीडियम में डालने पे ये बन गया, ऐसे ही सोच रहे होगे। थोड़ा बहुत रेजोनेंस जानते हो, रेजोनेंस का आइडिया है? हाँ तो इतना कॉपी कर लो, फिर हम बताते हैं कैसे बन रहा है। इतना कॉपी करो। तो फिनोक्सिलिन का एसिडिक मीडियम में कलर कुछ और होता है, अल्कलाइन मीडियम में कलर कुछ और हो गया, ठीक है। क्विनोनॉइड थ्योरी हो गई। यहाँ पे O पे माइनस जरूर बना लेना, O पे नेगेटिव चार्ज है ना दोस्त, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव भूलना नहीं तुम लोग। भाई ये भी तो जानोगे, आज नहीं जानोगे तो बाद में जानोगे, ठीक है पहले वाली चीज अभी देख लो। अच्छा लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, पहले तो अनसैचुरेशन इतना कॉपी कर लिए,
अब अनसैचुरेशन बताते हैं। हम तुमको ये बोलते हैं अनसैचुरेशन, जैसे कोई पूछे C3H6 में कितने अनसैचुरेशन है? 1। अरे एल्कीन हो गया ये, तो इसको कैसे लिख सकते हो? CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, 1 अनसैचुरेशन है दोस्त। तो कोई बोले एक अनसैचुरेशन को हम डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी तो लिखते हैं, तो कहीं पे डबल बॉन्ड लिखा हो क्या उसको एक अनसैचुरेशन बोलोगे? भैया एक अनसैचुरेशन को हम साइकिल के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन भी तो है, साइक्लोप्रोपेन भी तो है। तो इसका मतलब अगर एक कहीं साइकिल लिखी हो तो कोई भी साइकिल, चाहे 3 मेंबर, चाहे 4 मेंबर, चाहे 5 मेंबर, चाहे 6 मेंबर, उसको भी एक कंसिडरेशन काउंट करोगे। डबल बॉन्ड लिखा हो उसको भी एक कंसिडरेशन काउंट करोगे, ठीक है। जब आप बेंजीन पे आते हो, बेंजीन में एक साइकिल है और 3 डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन में टोटल अनसैचुरेशन कितने हो गए? 4 हो गए, 4। अबे तो एक बात बताओ, ये भी तो बेंजीन है, तो 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ पे हो गए 8, 4 यहाँ पे हो गए 12, और एक साइकिल ये 13, और एक ये डबल बॉन्ड 14, हो जाएगा अनसैचुरेशन 14। तो फिनोल्फ्थालीन में 14 अनसैचुरेशन है, 4 4 4 12 हो गए, एक ये साइकिल अलग से जो बनी है 13, और एक ये डबल बॉन्ड 14, समझ में आ गया दोस्त? 14 अनसैचुरेशन। तो वो तो वैसे ही आपको बता दिया कि एक अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड कहीं लिखा हो उसे भी अनसैचुरेशन बोलते हैं, एक साइकिल कहीं पे लिखा हो उसको भी एक अनसैचुरेशन बोलते हैं, तो दोनों ही एक अनसैचुरेशन है। तो फिनोल्फ्थालीन में ऐसे ही हमने बोल दिया आपको कि टोटल आपके 14 अनसैचुरेशन होते हैं, ठीक है भैया। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं, कि ये स्ट्रक्चर से ये वाला बना कैसे। तुम बोलोगे सर अल्कलाइन मीडियम आया, उसने क्या किया? हम बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम बेस होता है ना, तो बेस आएगा, इस एसिडिक H को निकाल ले जाएगा। अरे बेस एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो वहां से घूमते 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 आएगा, इस H को निकाल ले जाएगा। तो जैसे इस हाइड्रोजन को इसने निकाला, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो इस कार्बन पे जब अटैक करेगा तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। समझ रहे हो भैया? तो इसका मतलब इस जगह पे आ गया डबल बॉन्ड, जो कि एकदम एविडेंट है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया। इस जगह पे आ गया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल भी आ गया। अब ये जो माइनस बना है, ये माइनस इस पे अटैक करेगा और ये इधर टूट जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। तो देखो ना, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आ गया है। ये जो माइनस बना है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उस पे क्या आएगा? O पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अबे तो वही तो स्ट्रक्चर बनाया, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड, और O पे माइनस आ गया। समझ रहे हो? तो फिनोल्फ्थालीन एक्चुअली में जब अल्कलाइन मीडियम डाला जाता है तो ये ऐसे रेजोनेट करता है, पहले एसिडिक H निकल जाएगा, फिर ये वाला O माइनस इस पे अटैक करेगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा। शायद आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा। हाँ तो हाँ क्या हो गया? काहे जमाई ले रहे हो भैया इतनी जोर से? ये समझ गए दोस्त? और ये ऐसे टूट जाएगा और फिर इधर टूट जाएगा, ठीक है। इतना कॉपी कर लिए? तो ये कोइनोनॉइड थ्योरी होती है, जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे हम बताएं। हो गया तो चलो बताते हैं, जल्दी करो भैया, कॉपी करो। हो गया ये? अरे कुछ इससे भी कॉपी करना है कि नहीं? अनसैचुरेशन वाला पॉइंट कॉपी हो गया? चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन। हेडिंग लिखो, एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। हेडिंग है ये, एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व, एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। अब एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व में एक काम करो, सबसे पहले मेनली 4 टाइट्रेशन जानते हो क्या होता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो चारों लिखो पहले हेडिंग। पहला लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व पहला वाला है।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। सेकेंड वाला देखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। दूसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, लिखा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। थर्ड वाला लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व, ठीक है। और लास्ट में आता है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व, लास्ट में ये आता है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व, ठीक है भैया। ये टाइट्रेशन कर्व्स होते हैं। कोई बोले टाइट्रेशन क्या होता है साला, टाइट्रेशन नहीं जानते हो, बताए तो हैं, लिख लो फिर भी। टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है जानते हो? टाइट्रेशन सुन लो, अरे एसिड बेस रिएक्शन जानते हो? बोलते हैं टाइट्रेशन इज नथिंग बट सिंपली an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction। हमारी बात सुनो, जैसे कोई दो रिएजेंट हम लोग मिलाते हैं, दो चीजों को मिलाते हैं, रिएक्शन हो गई, हमें कैसे पता लगेगा? जैसे HCl और NaOH ले लो, आपसे कोई बोले दोनों मिला दो, दोनों मिला दिया, HCl भी कलरलेस होता है, NaOH भी कलरलेस होता है, दोनों को मिक्स कर दोगे क्या हो जाएगा? जो NaCl और वाटर बनेगा वो भी कलरलेस होगा। तुमको पता कैसे लगेगा रिएक्शन हो गई? पता तो लगेगा नहीं। तो हम लोग कोई इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाली चीज। तो आप लोगों को पता है HCl लेते हो, उसमें 2-4 ड्रॉप फिनोल्फथलीन डाल देते हो, कलरलेस होता है। उसमें NaOH डालना शुरू करते हो, भाई ऊपर से डाल रहे हो, HCl दिख रहा है, आ रहा है, गिर रहा है ना, ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा है उसमें। जैसे ही HCl पूरा खत्म हो जाएगा, फिनोल्फथलीन चिल्लाएगा भाई बस करो, हो गया। अगर तुमने एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप डाला है NaOH का तो पिंक कलर का नहीं हो जाता, समझ रहे हो? वो पिंक कलर जानते हो किस लिए होता है? क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज होता रहता है, जब वीक एसिड का नंबर फिनोल्फथलीन का नंबर आता है तो वो आयनाइज होकर क्या बनाता है? पिंक, खुद पिंक कलर बना देता है। तो फिनोल्फथलीन बोलेगा भाई तुम HCl को न्यूट्रलाइज कर चुके हो, अब तुम डाल रहे हो तो हमें न्यूट्रलाइज कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो बोलेगा तुम्हारा जो टाइट्रेशन था वो हो चुका, मतलब तुम्हारी जो रिएक्शन थी हो चुकी थी। तो हम लोग टाइट्रेशन क्या बोलते हैं? वो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होती है, या कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ a suitable indicator which indicates the completion of reaction by changing its color, flavor, texture, smell etc। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज कर देते हैं, कुछ टेक्सचर, फ्लेवर, खाने मतलब टेस्ट वेस्ट करके भी लोग बताते हैं। वो हमारे सिलेबस में टेस्ट वाले नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ कलर वाले हैं, नहीं तो तुम लोग टेस्ट वेस्ट अपना पीना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। लिखिए जरा, अच्छा अगर नहीं जानते हो तो लिख लो। अच्छा टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के बारे में लिख लो, एन एसिड बेस रिएक्शन और टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन होता क्या है तुम लोगों को नहीं पता, आधे लोग तो घबरा रहे थे ना। एन एसिड बेस रिएक्शन और a redox reaction, an acid base reaction or a redox reaction, an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator, an acid base reaction or a redox reaction, an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction, an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction, an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction by changing its color, by changing color, by changing color, ऐसे लिखना, by changing color, texture, flavor, smell etc, by changing color, texture, flavor, smell etc of solution। किसका चेंज करता है? सॉल्यूशन का चेंज करता होगा ना, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर, स्मेल एक्सेट्रा जो भी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज टाइट्रेशन, समझ रहे हो? इज नोन एज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बस इतना होता है, रिएक्शन तो जानते थे तुम, अबे शुरू से एसिड बेस रिएक्शन पड़ी हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन पड़ी हुई है, अब समझ में आया आप लोगों को? जैसे हम लोग क्या चलते हैं बचपन से 9th 10th में हम लोगों ने स्कूल में गए होगे, देखे होगे स्कूल में, अगर नहीं गए हो तब भी बता दें, आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या लिया था? बीकर में लेते थे, फिनोल्फथलीन डाल देते थे, HCl भी कलरलेस होता था और फिनोल्फथलीन भी एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता था, है ना भैया?
और उसमें ऊपर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से क्या डालते थे, NaOH डालते थे दोस्त। तो NaOH डालने के बाद हम लोग देखते थे जैसे ही HCl फिनिश हो जाता था, पूरा रिएक्शन HCl और NaOH के बीच में खत्म हो जाती थी, फिनोक्सिलिन चिल्लाता था भाई बस हो गया, अब रिएक्शन नहीं है। अब एक्स्ट्रा एक भी ड्रॉप तुमने डाला था, पूरे सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाता था, और वो पिंक कलर परसिस्ट करने लगता था, तो हम बोलते थे अच्छा अब हो गई रिएक्शन। इसका मतलब इतने वॉल्यूम HCl के लिए इतना वॉल्यूम NaOH रिक्वायर्ड है ना, और गिवन कंसंट्रेशंस पे, तो हम रोक देते थे रिएक्शन को। नहीं तो कोई रिएक्शन कैसे पता लगेगी भाई हमको रिएक्शन हो गई, तुमको 1 लीटर दे दे HCl, तुमको 1 लीटर NaOH मिला दो, पता नहीं कब रिएक्शन हुई कब नहीं हुई, है ना। या तो कैलकुलेशन करो, लैब में थोड़ी कैलकुलेशन करोगे, लैब में तो ब्यूरेट में भर देते हो। ब्यूरेट जानते हो तुम लोग, ब्यूरेट क्या होता है? सर जानते हैं सर, करा है सर, टाइट्रेशन करा है। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो। हाँ तो टाइट्रेशन ये होता है, ठीक है भैया। एक एक करके हम आपको टाइट्रेशन कर्व बताने जा रहे हैं। लिखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, हम बताएंगे अभी आप लोगों को कुछ। अब बीच में बोलना नहीं, जिससे कैलकुलेशन ना हो, चुपचाप बोर्ड पे देखना हो, जो लोग कैलकुलेशन कर सकते हो करना। देखिए, तो कोई फोन वोन निकाल के ये नहीं कि तुम इधर उधर कहीं बातें शुरू कर दो, अपना मैसेज हाय हेलो कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना साले। कैलकुलेशन कॉपी पेन में करना है, किसी को फोन की जरूरत नहीं है। यस सर। देखो दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा को अरेंजमेंट बना देते हैं, अरेंजमेंट अच्छा लगेगा तुमको। देखो ऐसे होता है ब्यूरेट स्टैंड, यहाँ पे एक बीकर लगा लेते हैं, स्कूल में ऐसे जाते हो बीकर लेके, है बीकर ऐसे ही तो होता है। इस बीकर में क्या करते हैं, आईयूपीएसी कन्वेंशन होता है कि जब एसिड बेस टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं ना, आईयूपीएसी का कन्वेंशन होता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन कराते टाइम हम लोग इसमें 25 ml 0.1 मोलर HCl लेते हैं, ऐसे ऐसे फिल कर दे रहे हैं। थोड़ी देर देख लो, ऐसे बनाना पड़ेगा। ये बोलते हैं इसमें 25 ml 0.1 मोलर, कन्वेंशन होता है कि वॉल्यूम 25 ml होना चाहिए और 0.1 मोलर मोलारिटी होनी चाहिए, HCl लेते हैं। और इसमें ब्यूरेट से, ब्यूरेट जानते हो, ब्यूरेट ऐसे वर्टिकल, हाँ ऐसे होता है दोस्त, हाँ, और ऐसे ब्यूरेट की वो होती है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे करके इसमें गिर रहा होता है, ठीक है। हाँ सर। और ब्यूरेट के ऐसे कॉलम्स होते हैं, ऐसे भी, रुक जाइए, वो हम रीड कर सकते हैं, हम लोग रीड करना हम लोग को आता है स्कूल में जो भी है। सर 50 ml का होता है ना? नहीं 50 ml नहीं, और ज्यादा भी हो सकता है, उसको स्केल मत फिक्स करो। ये ब्यूरेट होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्यूरेट स्टैंड लगा देते हैं, ये ब्यूरेट स्टैंड कहा जाता है इसे, वर्टिकल सा, और यहाँ से एक ऐसे हैंडल टाइप से आया होता है, और इस जगह पे इसको होल्ड करके रखता है ऐसे ही, है ना, क्लैंपिंग करके रखे थे हम लोग ब्यूरेट को कि गिर ना जाए, सरक ना जाए, ना इसे रखोगे नीचे नहीं चला जाएगा, मतलब ऐसे टाइट करके रखते हैं इसको कि ब्यूरेट गिरने ना पाए, इसका नाम होता है ब्यूरेट। और पिपेट भी ऐसे ही होता है, ये ब्यूरेट है। और इसमें हम लोग कुछ फिल करते हैं, बताते हैं क्या फिल कर रहे हैं। इसमें भर देते हैं हम लोग VML 0.1 मोलर NaOH, NaOH भरते हैं, और NaOH के लिए हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराने के लिए आपको यहाँ पे पता होगा, एक ऐसे नॉब लगा देते हैं, अरे घुमाने वाला बे, ऐसे ही, हाँ ऐसे इसको थोड़ा सा खोलेंगे ऐसे ही तो टिप 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 गिरने लगेगा, फिर थोड़ा सा टाइट कर दो तो गिरना बंद हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे ही होता है। हाँ समझ गए तो अच्छा है दोस्त। तो ये गिरना शुरू करेगा इसमें, और इसमें VML, कोई बोले VML क्यों, क्योंकि इसमें मान लो 100 ml भरा हुआ है, तो 100 ml पूरा थोड़ी लगेगा, हम यहाँ से रीडिंग चेक करेंगे कितने ml अंदर चला गया, जितने ml चला जाएगा हम बोल देंगे भैया उतना ml वॉल्यूम NaOH का लगा है, ठीक है। ऐसे होता है। अगर इसी में आपने थोड़ा सा 2 to 3 ड्रॉप फिनोक्सिलिन डाल दिया शुरू में ही, जैसे HCl 25 ml 0.1 मोलर ले लिया, इसमें 5 से 6 ड्रॉप, मान लो 5 से 6 ड्रॉप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में यही फिनोक्सिलिन इंडिकेटर होता है, वो आप लोग जानते हो। अब क्या होगा कि 25 ml 0.1 मोलर HCl है, आपने जैसे ही ये ब्यूरेट रीडिंग ओपन किया, ब्यूरेट से आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना शुरू किया, जानते हो क्या होता है, जैसे एक ड्रॉप गिराओगे तो HCl, इसी में HCl में NaOH आएगा और थोड़ा सा पिंक कलर आएगा, ऐसे शेक करोगे डिसअपियर हो जाएगा। जब तक ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, पिंक कलर दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा तो गायब हो जाएगा ऐसे शेक करने पे ना,
रिएक्ट नहीं कर जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो कि HCl और NaOH पूरे रिएक्ट कर जाएं तो V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 ml होनी चाहिए। V अगर 25 ml हो गया तो 25 ml 0.1 मोलर NaOH एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेस 25 ml 0.1 मोलर HCl। उस टाइम pH की वैल्यू क्या होगी? 7, न्यूट्रल हो जाएगा pH। समझ में आ गया दोस्त? कितना समझ में आ गया ब्यूरेट क्या होता है? और ये मतलब ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे ऐसे रखा होगा ना ये, और वो ब्यूरेट स्टैंड है। समझ गया भैया? ऐसे अब इसको लिखो, हम यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ नहीं, पहले आपको टेबल एक फिल करो, जल्दी करो, इसे कॉपी करो। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, यहाँ पे लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आपने डाला तो pH ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा। ये पहले वाले कॉलम में हमने लिखा है VNaOH मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH। जब 0 ml NaOH डाला होगा तब pH की वैल्यू क्या रही होगी? 10 ml रहा होगा। 10 क्या, सीधे 20 ले लो। 20 ml पे कितनी रही होगी? 24.5 ml पे कितना रहा होगा? 25 ml पे कितना रहा होगा? और 25.5 ml जब NaOH आपने डाला होगा तो pH की वैल्यू कितनी रही होगी? अगर ये कॉलम आप समझ जाओगे तो बहुत कुछ अभी इसमें है। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है। आप ये पिपेट ब्यूरेट बना रहे हो कि नहीं? ब्यूरेट अच्छे से ब्यूरेट बना लो, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें हैंडल वैंडल सही से बनाना, लगना चाहिए ना कि तुम आराम से टैप ओपन कर रहे हो तो टैप ओपन करने से टिप 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 करके उसमें गिर रहा होगा। कभी लैब वैब अगर गए हो स्कूल में ऐसे घूमने टहलने तो हो सकता है देखा हो, प्रैक्टिकल करने थोड़ी गए हो। गए थे सर करने। अच्छा गए थे तो बहुत अच्छा है दोस्त। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब उस पर डिस्कशन ना करो कि गए थे कैसे गए। देखो दोस्त ये बना लिया आप लोगों ने। हमने क्या किया? अच्छा कोई बोले 25 ml क्यों लिया? क्योंकि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा IUPAC ने बोला हुआ है कि कहीं भी आप टाइट्रेशन देखोगे ना एक वैल्यू तो फिक्स करनी पड़ेगी। तुम पूरी क्लास में हम दे दे, कोई जाके 10 ml लोगे, कोई 20 ml, कोई 1000 ml, ऐसे 2-4 लीटर लेके कोई करेगा। अरे कन्वेंशन होता है, वेस्ट ना करो, थोड़ा थोड़ा लेके करो जिससे वैल्यूज भी आपको सही से आ जाए और समझ में भी आ जाए। ऐसा थोड़ी कई 100 लीटर लेके एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट होता है और वो बताया गया है 25 ml 0.1 मोलर। बेस क्या होता है? मोलारिटी उसकी भी 0.1 मोलर लेते हैं, लेकिन दोस्त वॉल्यूम इसमें बहुत सारा फिल करके रखते हैं, करीब 50 ml के आसपास, है ना। और जिससे कि भाई हमें जितना जरूरत होगी उतना डाल देंगे इसमें, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, बाकी बचा हुआ बाद में निकाल लेंगे, उसको कहीं दूसरे जगह लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है। ये बोला गया कि फॉर टाइट्रेशन ये हमने 25 ml IUPAC कन्वेंशन 0.1 मोलर HCl ले लिया, ठीक है दोस्त। अब चलिए देखिए एक एक करके, और यहाँ पे ब्यूरेट का पकड़ के रखते हैं इसको, ब्यूरेट को, नहीं सरक जाए तो ऊपर धरोगे नीचे गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। लैब वाले फिर स्कूल वाले जानते हो पेनाल्टी लगाते हैं 400-500 रुपए, 10 रुपए के ब्यूरेट के 500 रुपए ऐसे ही लेते हैं। नहीं वो मंगाते हैं ना बोरोसिल वाला, वो स्कूल वालों को बेवकूफ बनाते हैं। 10 रुपए का सर आता है? अरे 10 का नहीं, बोरोसिल वाला तो एक्चुअली महंगा आता है, 500-600 ऐसे ही आता है। बोरोसिल सबसे अच्छे लैब के यूटेंसिल्स बनाता है, लेकिन क्या है वो लोग बोरोदिल लेके आते हैं, बोरोसिल नहीं लेके आते। नकली वाले नहीं होते। बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब 50 रुपीज की मिलेगी, वो लेके आएंगे वो 1 रुपए में 2 ऐसे लेके, ऐसे छू लो तो टूट जाए। अब पेनाल्टी लेंगे वो बोरोसिल वाला पैसे तुमसे। चलो ऐसे ही कह रहे हैं। अरे ठीक है स्कूल वालों को अपना चलने दो। तो देखो दोस्त ये हो गया, ये हो गया भैया। अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम तुमने NaOH का 0 ml डाला, अबे मतलब NaOH डाला ही नहीं, तो NaOH डाला नहीं तो कंसंट्रेशन कितना है HCl का? 0.1। 0.1 का मतलब 10 to the power -1, और 10 power -1 क्या है? H+। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? अबे 1 नहीं हो जाएगी pH की वैल्यू? कुछ इसमें ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, 1 नहीं हो जाएगा। क्यों दोस्त? क्योंकि H+ की वैल्यू तो 0.1 थी, HCl 0.1 का मतलब है 10 power -1, तो हो जाएगा ये आंसर। तो इस H+ के करेस्पॉन्डिंग pH की वैल्यू आपको पता लग गया कि 1 हो जाएगी, जब आपने NaOH डाला ही नहीं था। इसका मतलब जो HCl लिया है pH = 1 पे लिया। कोई बोले अच्छा सर अगर हम 20 ml ले लेंगे तो क्या होगा? अबे 20 ml ले लोगे तो रिएक्ट कर जाएगा बेस, है ना।
रिएक्ट कर जाएगा। तो फिर भी जब अगर आपने V की वैल्यू 20 ml ले ली तो ये 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2 मिलीमोल। यस सर। और ये कितना है 25 इंटू 0.1 2.5 मिलीमोल। अभी भी एसिड ज्यादा रहेगा एसिड, तो बचेगा क्या एसिड बचेगा। तो कोई बोले अच्छा एसिड बचेगा मतलब H प्लस बचेगा, रुक जाओ अभी H प्लस बचेगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए H प्लस के मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो मिलीमोल कितने हो जाएंगे 2.5 माइनस 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या 25 और ये 20 45 हो जाएगा। अबे 25 प्लस 20 45 आएगा ये। तो क्या H प्लस की वैल्यू आ रही है 0.5 अपॉन 45 आ रहा है? नहीं बताओगे कितना आएगा बे 1/9 1/9 अच्छा 90 ये आएगा दोस्त। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्या आइडिया लग रहा है तुम्हें? अरे पीएच की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा पीएच की वैल्यू सर -1 प्लस log 9। अरे लॉग ले लो पहले, तो माइनस लॉग 90 आएगा, माइनस लॉग 90, तो लॉग 90 को लॉग 10 और लॉग 9 कर लो, लॉग 10 की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर 2 लॉग 3 आएगा, 1 प्लस 2 लॉग 3। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी साफ साफ, इतना भी नहीं लगा पाते हो, 1 प्लस 2 लॉग 3 और 1 प्लस 2 लॉग 3 इसकी वैल्यू 0.94 तो क्या 1.95 मान ले अप्रोक्सीमेटली। कोई डाउट इसमें किसी को? तो भैया इसकी पीएच की वैल्यू 1.95 आ गई। बताओ इतना भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, बेकार साली जिंदगी तुम लोग है। बताओ कर ले रहे हो, अच्छा ठीक है। अब फिर पता नहीं क्या बैठ घर में करते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज, मजा तो अब आएगा। 24.5 ml, बताओ सॉल्यूशन 24.5 ml आपने क्या डाला है, बेस डाला है ना। तो अभी बताओ बचेगा कौन, क्या पूरा रिएक्शन कर गया क्या? नहीं ना, एसिड बचा है। एसिड पहले कितना था 25 इंटू 0.1 मिलीमोल और बेस कितना डाला 24.5 इंटू 0.1 मिलीमोल। नहीं समझ रहे हो भैया? तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अभी भी एसिड बचेगा, तो उस H प्लस की वैल्यू जो भी बचेगी हम बता रहे हैं उसके मिलीमोल्स कितने लिखोगे, बोलोगे भैया 25 इंटू 0.1 मिलीमोल एसिड का था माइनस 24.5 इंटू 0.1 मिलीमोल आपने बेस का ऐड कर दिया, यही तो करोगे भैया। होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आया 25 प्लस 24.5 अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। कुछ गलत लिखे हैं क्या? तो न्यूमरेटर में इस H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूमरेटर में, अबे 0.05 और डिनोमिनेटर में 49.5 आएगा। 0.5 ऊपर आएगा कि 0.05 आएगा भाई? 0.05 और डिनोमिनेटर में 49.5 है ना। एक काम करो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 49.5 को 50 मान लो। अरे कैलकुलेशन ही तो करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हम ऐसे मानेंगे 0.05 अपॉन में 50 कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 3। ये H प्लस की वैल्यू है 10 पावर माइनस 3 है ना भैया, नहीं समझे? तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। अरे इस 49.5 को हमने 50 मान लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू ऐसे 50, तो अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लग गया कि अगर आपने 24.5 ml NaOH ऐड किया है तो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है 3। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया। अच्छा एग्जैक्टली 25 ml पे कितना आएगा, अबे 7 आएगा, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अरे इतना इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, तुमको मजा नहीं आया? इधर देखो 0.5 ml से जस्ट 0.5 ml डाला। अरे 0.5 ml जानते हो, एक सीसी जानते हो, एक सीसी बोले तो 1 ml, 1 सीसी मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml। तो भैया 1 ml का मतलब जनरली लोग एक ड्रॉप मानते हैं, एक ड्रॉप डाल दो बस हो गया। और भैया एक ड्रॉप के अंदर ही इसने तो 3 से 7 में पीएच चेंज कर दिया। कुछ इंटरेस्टिंग लगा? अभी और आएगा, अभी देखो तो 24.5 से हमने 25.5 ml रखा है, इधर देखो भाई 24.5 से 25.5। तो भाई एक बात बताओ 24.5 से 25.5 का मतलब बस एक ड्रॉप का ही तो डिफरेंस है। आपने 24.5 पे
जब 24.5 यहाँ से रीडिंग देखा पीएच मीटर लगाया, पीएच मीटर ने बोला पीएच की वैल्यू 3 है, फिर आपने एक ड्रॉप यहाँ से टिप से और गिरा दिया, फिर पीएच मीटर लगा दिया, तो 25.5 ml पे पीएच मीटर क्या बताएगा वो तुम लोग बताओगे अभी। हाँ, तो ये क्या बताएगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भैया बेस ज्यादा हो गया, और क्या वो बेस OH माइनस होगा, और उस OH माइनस की वैल्यू एक्चुअली में ये 25.5 है ना, तो 25.5 इंटू 0.1 समझ रहे हो, माइनस एसिड कितना था 25 इंटू 0.1, यही आएगा। ये न्यूमरेटर में आया, नहीं समझ रहे हो भैया, ये OH माइनस के कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं, ये तो न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में है बे, डिनोमिनेटर में क्या 50.5 आएगा अप्रोक्सीमेटली टोटल वॉल्यूम भैया। अरे 25.5 उसका और इसका कितना आया था 25, 50.5 हो गया, तो दोस्त इसकी वैल्यू एक्चुअली में 0.05 अपॉन कैलकुलेशन के लिए 50 मान सकते हैं इसको, तो ये तो OH माइनस है दोस्त, तो OH माइनस की वैल्यू 0.05 अपॉन 50 आ गई, तो यहाँ से दोस्त POH की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 11। अरे भाई ये तो खतरनाक चीज आ गया, एक ड्रॉप में ही पीएच का 3 से 11 का जंप आ गया, नहीं समझ रहे हो। 24.5 पे तुमने पीएच जब यहाँ से ब्यूरेट से क्या किया बे 24.5 रीडिंग देखी, बोला अच्छा पीएच की वैल्यू 3 है, एक ड्रॉप टिप से और गिरा दो, फिर पीएच मीटर लगाओगे पीएच 11 पहुंचा देगा, बोलेगा अच्छा एक ही ड्रॉप पे इतना चेंज हो गया, इसका मतलब अभी जब ग्राफ बनाओगे तो एक पॉइंट पे ही 1 ml के अंदर में आपको ग्राफ वर्टिकली पहुंचा देना है दूसरी हाइट पे, समझ में आ रहा है, पीएच का जंप कुछ समझ में आ रहा है अभी, इसमें किसी को डाउट, जो हमने पीएच स्केल बनाई है अभी यहाँ तक, सॉरी पीएच वाला ये वाला पॉइंट, ये टेबल बनाओ जल्दी से, फिर ग्राफ बनाते हैं। हाँ हाँ टेबल बनाओ, ये कैलकुलेशन इसका ये है, इधर OH माइनस से कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाला है, कोई बोले आपने OH माइनस क्यों निकाला, क्योंकि पता है ना कि क्या बचा हुआ है, और ये वाला इधर वाला है, जल्दी बनाओ। और 25 ml पीएच निकालने की जरूरत है नहीं, वो तो सबको पता है 7 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 25 ml में, तो क्या ये जितने भी हमने कॉलम्स दिए थे आपको फिल करने के लिए, पीएच के कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वो समझ में आ गया आप लोगों को, इसका मतलब है एकदम जो एंड पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है या टाइट्रेशन पॉइंट है या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो थी वो 25 ml पे हुआ करती थी, तो इसका मतलब 25 ml पे पीएच की वैल्यू 7 थी, लेकिन 25 ml की विसिनिटी में एकदम जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट साइड पे पीएच की वैल्यू 3 और 11 थी, समझ रहे हो दोस्त, इसे बना लो तभी तो ग्राफ बता पाएंगे, जल्दी ड्रॉ करो इसको, ड्रॉ कर लिए बे, हटा दे भैया, बहुत बढ़िया दोस्त। अब ग्राफ ये नहीं समझोगे, ये जानते हो टाइट्रेशन कर्व क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक आता है जिसको बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व, बोलोगे ये क्या होता है सर, अब जिसको यही होता है कनेक्शन, जिसने कभी 11th में नहीं समझा और वो सोचे हम 11th में सो रहे थे मौज मस्ती कर रहे थे, हम 12th में कर लेंगे, और 12th में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा, एक होता है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन कर्व, क्या होता है जैसे एसिड में आपने बेस डालना शुरू किया तो आपको क्या पता लग रहा है पीएच कैसे चेंज हो रहा है, इसी में क्या होता है कंडक्टोमीटर डिवाइस होता है जो कंडक्टेंस मेजर करता है, कंडक्टेंस मतलब आयंस की मोबिलिटी, करंट फ्लो करने की एबिलिटी को कंडक्टेंस बोलते हैं, जितनी ज्यादा एबिलिटी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व भी आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन वो सब तब आएगा जब ये कर चुका होगा कोई, उसके बाद समझ में आएगा क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक तो होता है भैया ना ये पढ़े ना वो पढ़े, लेकिन अगर ये नहीं पढ़े और सोचो हम 12th में करके बहुत कुछ कर लेंगे तो हो नहीं सकता, इसलिए दोस्त जरूरी है कि आप पहले ये पढ़ लो, कंडक्टोमेट्री क्लास 12th वाले से पूछो, पढ़ा होगा देखा होगा लोगों ने, ये समझ में आ गया। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, NaOH कितना V NaOH, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं हम सीधे पीएच, तो वाई एक्सिस पे पीएच लिखते हैं तो भैया इसमें ऐसे ही 1 2 3 ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे एक बना देते हैं ऐसे ही 14। ठीक है, ये pH इज इक्वल टू 14 हो गया, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ बना देते हैं ऐसे 1, 2, 3। स्केल एक टेंटेटिव स्केल बना लो 11 ऐसे, क्योंकि जो जो हमारे वो माइलस्टोन्स है ना उन पॉइंट्स को तो हम बनाएंगे ही। 11 पे pH ऐसे कुछ यहाँ पे है, 3 पे ग्राफ कुछ ऐसे है, 7 पे तो जानते ही हो। अच्छा एक बात बताओ, अब देख लो एक मिनट, फिर बना लेना, भी मौका दे रहा है ना तुम लोगों को। 25 ml सपोज करो यहाँ पे है 25 इस पॉइंट पे, तो 25 ml pH की वैल्यू कितनी होनी है बे? 7 होनी है, नहीं समझ रहे हो? अच्छा जब कुछ नहीं डाला था 0 ml पे pH की वैल्यू क्या थी? 1 था। 20 ml डाला था तो कितनी थी वैल्यू? 1.98। और 24.5 पे ऐसे जस्ट यहाँ विसिनिटी बना रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 24.5 और इसी 25 के जस्ट राइट साइड में हल्का सा डिस्टिंग्विश कर पा रहा है 25 के लेफ्ट राइट पे, इसको 25.5 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्त, ml में है ये। तो भैया एक बात बताओ, 24.5 पे वाली pH कितना था? 3 के आसपास था, 3 के आसपास। और 25.5 पे क्या था बे pH? 11 के आसपास था ये। तो क्या ग्राफ ऐसे जाएगा? सुनो, 1 से निकलेगा ऐसे 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 और ये ऐसे वर्टिकली उठ जाएगा और ये ऐसे निकलता चला जाएगा। बताओ भैया, और ये कोई बोले ये क्या है? एकदम एकदम वर्टिकल तो नहीं है, हल्का सा ना, हल्का सा इधर की तरफ, हल्का इधर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। अरे 0.5 ml के डिफरेंस पे तो टिल्टेड होगा। 24.5 पे 3 होगा और 25.5 पे 11 होगा, 25 पे क्या होगा? 7। तो हल्का सा थोड़ा सा इधर की तरफ इंक्लाइन रखोगे, एग्जैक्टली 90 पे नहीं, 90 डिग्री एकदम वर्टिकल नहीं रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से अगर आप देखना चाहते हो तो 89.9 डिग्री मान सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? एकदम वर्टिकल नहीं है। तो ये क्या, ये समझ रहे हो? ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे आएगा ये, और ये 8 यूनिट का जंप दिख रहा है आपको, 8 यूनिट का जंप, जो कि pH इज इक्वल टू 3 से pH इज इक्वल टू 11 पे हो गया और pH इज इक्वल टू 7 पे न्यूट्रल होता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, जिसमें 24.5 ml पे pH की वैल्यू 3 है, 25.5 ml पे pH की वैल्यू जो है वो आपकी 11 है, 25 पे वैल्यू 7 है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व की बात कर रहे हैं। अगर आपने NaOH और डाला तो pH की वैल्यू 14 की तरफ ऐसे भागती चली जाएगी, लेकिन ग्राफ की जो शुरुआत हुई है वो पक्का pH इज इक्वल टू 1 से शुरुआत हुई है। 1 से शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि जब आपने NaOH डाला ही नहीं था तब तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 थी, तो 0.1। समझ में आ गया? ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व है। समझ रहे हो दोस्त? बताओ भैया, इतना क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व बनाओ। अब इसके लिए आपको बताते हैं सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर ले सकते हो। अकेले फिनोक्सिलिन नहीं होता, ऐसे मतलब 100 इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिनको चूज कर सकते हो। फिनोक्सिलिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल है ना, कलर चेंज ब्राइट आता है और कुछ नहीं। फिनोक्सिलिन जरूरी नहीं इसके लिए, बहुत सारे इंडिकेटर चूज कर सकते हैं। तो हम बताते हैं ना इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, उन क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा, तब इंडिकेटर आप सही बता पाओगे कौन सा इंडिकेटर करेक्ट है। पहले इतना ये ग्राफ बनाओ, ऑलमोस्ट ऐसे साफ साफ बनाना, क्लियर ग्राफ, कर्व लेता हुआ है ये बनाओ, तो ऐसे ही एकदम से बाबा कचरा ग्राफ बनाओगे तुम थोड़ा सा साफ सुथरा बनाओगे, लगना जी, इज्जत दो ग्राफ को, है भैया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, जैसा बन गया बन गया, थोड़ा ग्राफ को इज्जत दो यार। इज्जत दोगे साले तो एग्जाम में हेल्प करेगा, याद आ जाएगा। नहीं दोगे तो फिर वो एग्जाम बोलेगा बहुत बदतमीजी किए थे बेटा तुम्हारे साथ। बना लिया भैया? अच्छा बनाओ बनाओ। यस सर। ठीक है, ज्यादा इंक्लाइन नहीं कर दियो तुम। अरे 1 ml मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल ही रहेगा ये, कोई ऐसा। ठीक है ठीक है, चलो आप उसमें चेंज ना करो,
अरे 45 डिग्री पे बना रहे हो तुम क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट वर्टिकली बना लो तब भी चलेगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे ना बना लेना, 89 डिग्री पे टिल्टेड ऐसे बना लो, हल्का हल्का सा, है ना। ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा, ऑलमोस्ट ठीक है, बना लिए तो बढ़िया है। चलो देखो दोस्त, नेक्स्ट वाला, ये ग्राफ बन गया। अब थोड़ा सा टिल्टेड भी सही है, कोई ऐसा गलत नहीं है। ये हो गया। अब हम आपसे बताते हैं सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर के क्राइटेरिया देखो, क्राइटेरिया टू चूज एन इंडिकेटर। हाँ इसी के लिए सिर्फ क्राइटेरिया सबके लिए हुआ, जनरल पॉइंट सबके लिए हो जाएगा, बार बार इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया नहीं बताएंगे। इसके लिए भी चूज हो जाएगा, सबके लिए भी हो जाएगा। लिखो क्राइटेरिया टू चूज अ सुटेबल इंडिकेटर, criteria to choose a suitable indicator for acid base titration. Criteria to choose a suitable indicator for acid base titration. Criteria to choose a suitable indicator for acid base titration. क्या क्राइटेरिया होता है चूज करने का, बढ़िया इंडिकेटर चूज करने का? बता रहे हैं। जैसे तुम बोलोगे सर हम तो जानते हैं फिनोप्थिलीन होता है, हम तुमको एक काम करें, आईआईटी वाले क्या करेंगे, तुमको सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन दे दें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, और 15-20 इंडिकेटर के नाम लिख के वहां पे दे दें, और उसमें फिनोप्थिलीन दे ही ना तुमको, बोले बताओ कौन सा इंडिकेटर ले सकते हो तुम। एक उम्मीद भी थी फिनोप्थिलीन चूज करने की, वो दिया ही नहीं उन्होंने। मतलब तुम्हें फिर अननोन नाम दे दें, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ऐसे अजीब अजीब नाम दे देंगे, तो बोलोगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू अलग से, एजरीन नाम दे दें कोई, ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम, है ना, वोल्डेमॉर्ट दे दें, हैरी पॉटर दे दें, ऐसे ही बोलोगे भाई ये नए नए नाम है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको चूज करने का कोई, उनके लिए एक डेटा भी दिया होगा, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी। तो किसी भी इंडिकेटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो यूज किया जा सकता है। देखो फिनोप्थिलीन मोस्ट कॉमन है, आप लोगों ने स्कूल में 3 इंडिकेटर के नाम सुने होंगे, एक फिनोप्थिलीन, एक मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल रेड। उसके अलावा स्कूल की लेबोरेटरी में और कोई इंडिकेटर नहीं रखते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को हम लोग बार बार अभी बता देंगे कि उनको भाई जो 3 कॉमन है, तीनों कॉमन के लिए नाम ले लेके बताएंगे, बाकी इंडिकेटर्स के लिए बिना नाम से आपको बता देंगे कि चूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इंडिकेटर चूज करने के 2 क्राइटेरिया हैं, एक पहला क्राइटेरिया, और ऐसे एक एक करके लिखवाते हैं। देखो सुन लो, पहले लिखना नहीं। जितने भी इंडिकेटर जनरली होते हैं दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसिस, यही तो होते हैं। उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं पीके पीकेबी, समझ रहे हो भैया? उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं होती साले पीके पीकेबी, होती है ना, अगर वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक बेस है। तो जैसे पहला क्राइटेरिया ये होता है इंडिकेटर चूज करने का कि जो किसी भी इंडिकेटर का पीकेए -1 है और पीकेए +1 है, तो बोलोगे इंडिकेटर का पीके हमको पता होना चाहिए, या पीकेबी भी कह सकते हो, पीके या पीकेबी। तो किसी भी इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1, जैसे इंडिकेटर का पीके कोई बोल दे 5 है, सपोज करो 5 है पीके, तो पीके -1 कितना होगा बे 4, और पीके +1 कितना आएगा 6। तो बोलते हैं इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 इस वर्टिकल लाइन के बीच में फॉल करना चाहिए। तो अगर इंडिकेटर का पीके सपोज करो हम आपसे बोले कि 5 है, तो ले सकते हो इसके लिए कि नहीं ले सकते हो? आराम से ले सकते हो। इंडिकेटर का पीके अगर 5 है तो इसकी पीके -1 क्या आया 4, और पीके +1 क्या आया 6। तो 4 से 6 इस वर्टिकल लाइन में फॉल कर रहा है 3 से लेके 11 तक। कोई बोले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कितने इंडिकेटर ले सकते हो? तो कोई भी इंडिकेटर जिसका पीके 4 से लेके पीके 10 तक है, सारे चूज कर सकते हो। अगर पीके 4 हुआ तो पीके -1 की वैल्यू क्या हो गई 3 से लाई कर जाएगा अंदर। अरे हम पीके -1 पीके +1 पूरी रेंज ही बता रहे हैं इस वर्टिकल लाइन में फॉल करनी चाहिए। और इंडिकेटर का अगर कोई आपने ऐसा चूज किया जिसका पीके की वैल्यू क्या है भैया, पीके की वैल्यू सपोज करो 10 है, तो पीके +1 क्या आएगा एंड पॉइंट 11, तो वो भी तो अंदर ही रह गया। तो इसका मतलब ऑल इंडिकेटर जिनके पीके की वैल्यू 4 से लेके 10 तक है, या जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी की वैल्यू 10⁻⁻4 से 10⁻⁻10 के बीच में होगी, वो सारे इंडिकेटर इसमें ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
कोई बोले सर फिनोक्सलीन हम लोग लेते हैं, फिनोक्सलीन का के क्या होता है? एक्चुअली में फिनोक्सलीन का के की वैल्यू 10⁻⁹ होती है, तो इसका पीके कितना आएगा 9 फिनोक्सलीन का। तो फिनोक्सलीन का 9 अगर है तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8, और 9 + 1 क्या आ जाएगा 10, तो इसी में लाई कर रहा है वर्टिकल लाइन में, तो फिनोक्सलीन इसके लिए लेते हैं, समझ रहे हो? तो हम वही बता रहे हैं आपको, ऐसे सपोज करो ढेर सारा इंडिकेटर टेबल, आईटी वालों के यही तो काम होता है इंटीजर में, वो कोई अननोन चीजें 10-15 इंडिकेटर दे देंगे, लोग नाम सुन के घबरा जाते हैं, भाई क्या क्या है, अभी तक दिया नहीं, कभी दे सकते हैं, ये सब तो दे चुके हैं सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन कभी अभी तक ऐसा नहीं पूछा कि ढेर सारे इंडिकेटर देके इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया अभी तक आईआईटी जेईई एडवांस में नहीं आया, मेंस में पूछ नहीं सकते, एडवांस वाले ही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो। चूज करने के 2 क्राइटेरिया होते हैं, इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 की जो रेंज है वो इस वर्टिकल लाइन के अंदर ही होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। उनमें भी कोई बोले बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, जैसे हम 15-20 इंडिकेटर दे दें, उनमें भी कोई बोले बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो बेस्ट इंडिकेटर वो होता है जिसका पीकेए एकदम इसी के मिड पॉइंट से ही जो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट है उससे कोइंसाइड कर जाए। तो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए देखोगे 3 और 11 का एवरेज लोगे, 3 11 का एवरेज क्या आ रहा है, लकीली 7 आ रहा है, 7 तो आ रहा है नहीं, हमेशा मत मान लेना, लकीली 7 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आपको बेस्ट इंडिकेटर चूज करना है तो आप कौन सा लोगे, जिसका पीकेए ही 7 हो या पीकेबी ही 7 हो, यही 2 क्राइटेरिया होते हैं किसी इंडिकेटर को चूज करने के। तुम बोलोगे सर फिनोक्सलीन का पीके तो आपने बताया 9 होता है, तो ये 7 तो है नहीं, फिर भी हम लोग फिनोक्सलीन ही यूज करते हैं लैब में, अरे इजीली मिल जाता है, साले जो रखा हुआ उसको यूज कर लेते हैं। एक और प्लस पॉइंट होता है फिनोक्सलीन में कि कलर चेंज थोड़ा ब्राइट आता है, कि कलरलेस से पिंक आ गया तो एकदम कलर दिखने नहीं लगेगा। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है कि ऑरेंज से येलो हो गया, तो ऑरेंज आपको ऑरेंज ऐसे दिखते दिखते येलो हो जाएगा, समझ में नहीं पाओगे कब ऑरेंज हो गया कब येलो हो गया, थोड़ा सा हमारी आईज उतनी सेंसिटिव थोड़ी है, ऑरेंज से येलो करते जाओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से धीरे धीरे येलो की तरफ बढ़ते जा रहे हो, तुम समझ नहीं पाओगे अच्छा कितना ऑरेंज था कितना येलो था, लेकिन कलरलेस से पिंक हो जाएगा तो हमारी आईज तुरंत नहीं डिटेक्ट कर लेती है। तो फिनोक्सलीन ऑल्दो थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, क्योंकि थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन सा होगा, जिसका पीकेए या पीकेबी की वैल्यू 7 होगी, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली इंडिकेटर जो फिनोक्सलीन होता है वो बेस्ट होता है कि 2-3 रीजन होते हैं। एक रीजन तो यही होता है भैया कि भाई वो इजीली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होता है। दूसरा रीजन होता है उसका कलर चेंज ब्राइट आता है, कलरलेस से डार्क पिंक आ जाता है, तो उसको इजीली डिटेक्टेबल है वो, और हर जगह मिलता रहता है, इसलिए लेबोरेटरी में रखा होता है, समझ रहे हो। अब आपको समझ में आया इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 ये होता है कि पीकेए -1 और पीके +1 की रेंज मस्ट lie या must fall within this vertical line, लिखिए जरा क्राइटेरिया 1, 2 क्राइटेरिया होते हैं, अबे 1 लिख लो क्राइटेरिया कि पीके -1 एंड पीके रेंज ऑफ पीके -1 या रेंज ऑफ इंडिकेटर, ऐसे लिखो क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 या कंडीशन 1, range of indicator must fall within the vertical line of titration curve, range of indicator must fall, range of indicator must fall, range of indicator must fall within the vertical line of titration curve, range of indicator must fall within the vertical line of titration curve, range of indicator must fall within the vertical line of titration curve। नहीं समझ रहे हो भैया, तो रेंज ऑफ इंडिकेटर का मतलब ये लिख लेना, रेंज ऑफ इंडिकेटर मींस पीके -1 और पीके +1 या क्लोज इंटरवल, ये रेंज होती है ना इंडिकेटर की। अरे जैसे रेंज ऑफ बफर नहीं होती, बफर रेंज, हाँ तो वैसे इंडिकेटर की रेंज है पीके -1 से पीके +1, जल्दी करो लिख लो ही रेंज ऑफ इंडिकेटर, समझे। कोई बोले सर ये तो एसिडिक इंडिकेटर है, बेसिक होगा तो, अरे तो इसी को पीकेबी -1 से पीकेबी +1 कर देना, पीकेबी वही तो है, पहला क्राइटेरिया होता है। तो इसका मतलब है वहीं पे एग्जांपल करके आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मतलब दैट मींस कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कोई भी इंडिकेटर जिसका पीकेए 4 से लेके कहां तक बे 10 तक या पीकेबी 4 से लेके 10 तक हो जाए, नहीं समझ रहे हो, दैट मींस लिखो ऑल इंडिकेटर्स, दैट मींस ऑल इंडिकेटर्स इन द रेंज ऑफ, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए लिख रहे हैं, दैट मींस
all indicators, है ना, in the range of pH is in the range of pKa or pKb 4, pKa or pKb equal to 4 to TO2. That means all the indicators in the range of pKa or pKb equal to 4 to TO2, pKa or pKb equal to 10 can be used. pKa or pKb equal to 10 can be used for strong acid strong base titration. For strong acid strong base titration, strong acid strong base titration, समझ रहे हो भैया? क्लियर हो रहा है? नहीं समझ रहे हो? अगर कोई बोले सर हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है, हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं ऐसे इंडी 1, हमारा मन कर इंडी 1 ऐसे, इंडिकेटर 1, फिर इंडिकेटर 2 ऐसे, फिर इंडिकेटर 3, हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज करो इंडी 4 और इंडी 5, इसमें हम कुछ नहीं बता रहे हैं एसिडिक इंडिकेटर है या बेसिक इंडिकेटर है, इंडी 6 ऐसे, और इन सबके हम आपके पीके दे देते हैं, सपोज करो। अब पूछे हम तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में किनको यूज कर सकते हो, इनके पीके की वैल्यूज है, सपोज करो ये पीके की वैल्यूज दे रहे हैं, इनके पीके पीके की वैल्यूज अगर हम आपको दे दें यहाँ पे वही 3, 4, 4.5, 2.5 है ना, 11.5, 6.5, बताओ कितने इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हो? इंडी 1 से लेके जो इंडी 6 लिखा है हमने, इंडी 1, इंडी 2, इंडी 3, इंडी 4, इंडी 5, इंडी 6, ये इंडिकेटर्स हैं, और इनके हमने पीके की वैल्यूज दी हुई है। तो इनके पीके की वैल्यूज देख के क्या आप बता सकते हो इसमें कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में? कौन सा यूज कर सकते हैं? फर्स्ट वाला यूज कर सकते हो क्या? नहीं भैया, पीके -1 2 हो गया, वो वर्टिकल लाइन के रेंज के बाहर निकल गया ना, वो इसको थोड़ी ले पाओगे। पीके 4 वाला ले सकते हैं, ले सकते हैं, 4.3 वाला भी ले सकते हो, ले सकते हो भैया। 2.5 वाला नहीं ले सकते, इसकी रेंज निकल जाएगी अलग, वर्टिकल लाइन में तो नहीं फॉल करेगी। 11.5 वाला ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी प्लस वाली रेंज जो होगी 12.5 निकल जाएगी वर्टिकल लाइन के बाहर, और 6.5 वाला ले सकते हो। तो इनमें 3 इंडिकेटर जो गिवन इंडिकेटर्स हैं, इंडी 1 तो नहीं होगा, इंडी 2, इंडी 3 और ये इंडी 6, ये दे कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व, जो गिवन कर्व है। चूज करने का पहला क्राइटेरिया क्लियर हुआ आप लोगों को? इंडिकेटर चूज करने का पहला क्राइटेरिया जो हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड, ये वाला नहीं, हमेशा वैलिड क्या है कि इंडिकेटर की रेंज मस्ट फॉल विद इन वर्टिकल लाइन ऑफ ये टाइट्रेशन कर्व, जो वर्टिकल लाइन टाइट्रेशन कर्व का है उसी के बीच में फॉल करनी चाहिए। समझ रहे हो भैया? ये पहला क्राइटेरिया होता है। तो आप समझ गए उसमें 3 इंडिकेटर कौन कौन से लेंगे, इंडी 2, इंडी 3 और इंडी 6। समझ में आ रहा है? और जो हमने कोई बोला इसमें जो इंडी 2, इंडी 3 और इंडी 6 है, यही 3 ले सकते हो। कोई बोला इनमें से भी बेस्ट कौन सा होगा, थ्योरेटिकली बेस्ट 6.5 वाला। भाई अब इन तीनों में तो बेस्ट तो यही है, वैसे बेस्ट तो होगा कि जिसका पीके 7 हो, लेकिन जो कुछ नहीं है तो इन तीनों में बेस्ट क्या इंडी 6 होगा, तो इंडी 6.5 वाला यूज कर लेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट लिखो, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है, एक मिनट हम दोनों बता दिए। अच्छा, पहला वाला क्राइटेरिया आपने क्या लिखा था, रेंज फॉलो करनी चाहिए, और लिखो थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर क्राइटेरिया 2 में, थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर, थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा? अब है जिसका 6.5 ना लिखना साले। थ्योरेटिकली बेस्ट का मतलब ये होता है कि वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो उसके पीके से कोइंसाइड करना चाहिए, या उसके नियर बाय होना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कोइंसाइड करे। 6.5 वाला जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसके नियर बाय वाले को बोल देंगे, तो वो लिख लो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग लिख लो कि थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर वो होगा जिसका पीके वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर, थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर वो होगा जिसका पीके वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए। थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर वो है जिसका पीके
वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए, है ना भैया। बस यही दो क्राइटेरिया होते हैं, बाकी दुनिया में कोई क्राइटेरिया नहीं होता इंडिकेटर चूज करने का। भाई ये सब मिलता नहीं है, तुम खोज लो कहीं पे इंडिकेटर चूज करने का, हाउ टू चूज बेस्ट इंडिकेटर, हाउ टू चूज इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। लोग बस फिनोप्थलीन लेके बैठे रहते हैं, उनको फिनोप्थलीन के आगे कुछ नहीं पता होता। अच्छा, इसी में दो इंडिकेटर और होते हैं जो कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। लिखो इसके नीचे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट बोलने जा रहे हैं, स्टार बना के, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। स्पेसिफिकली ये चीज हम बोलने जा रहे हैं। अरे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन ही एक वर्ड बोलने जा रहे हैं जो आप बोलने जा रहे हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब ये कॉमन पॉइंट्स बोलने जा रहे हैं, लिखो जरा, इसमें लिखना शुरू करो। ऑल थ्री कॉमन लैबोरेटरी इंडिकेटर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बोल रहे हैं ये, ऑल थ्री कॉमन लैबोरेटरी इंडिकेटर्स, ऑल थ्री कॉमन लैबोरेटरी इंडिकेटर्स, all three common laboratory indicators, all three common laboratory indicators। कोई बोले कौन कौन से होते हैं, तो ब्रैकेट में तीनों के नाम लिख लो। लिखो ऐसे, फिनोप्थलीन, फिनोल्फथलीन, PHENOL, फिनॉल, फिर PHTH, फिनोप्थलीन बोलते हैं उसको ना, साइलेंट होता है उसमें, फिनोप्थलीन, फिर कॉमा करके मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। ये तीन कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, कॉमन बोले जाते हैं, और भी होने हो सकते हैं लेकिन कॉमनली यही बोले जाते हैं। रुको भैया अभी बताते हैं। फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, ये तीन कॉमन होते हैं। तो ऑल थ्री कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ऑल थ्री कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, ऑल थ्री कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, है ना, ये सब, दे कैन बी यूज्ड इन, कहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। कोई बोले अच्छा इसका मतलब ये है कि जो मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और मिथाइल रेड का पीकेए है, उसका पीके -1 और पीके +1 इसी वर्टिकल लाइन में फॉल करता होगा, यही तो मतलब है बे? नहीं मतलब है, तो हम एक एक करके बताते हैं। फिनोप्थलीन का जो पीके होता है, फिनोप्थलीन का, उसके पीके की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9, ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज लिखा है ना तुमने, मिथाइल ऑरेंज लिखे हो, उसके पीके की वैल्यू होती है 4 अप्रोक्सीमेटली, और मिथाइल रेड के पीके की वैल्यू होती है अराउंड 4.9 या 5 मान लो, ठीक है। देखो पॉइंट्स में होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे मान सकते हो। ये सीक्वेंस वही है, सबसे पहले क्या लिखा है, फिनोप्थलीन, फिर क्या लिखा है, मिथाइल ऑरेंज, फिर लिखा है लास्ट में मिथाइल रेड, इनके पीके हैं, ठीक है। ये वैसे 4.8 होता है पीके मिथाइल रेड का, तुम 5 लिखो, पहले याद करना सीखो, फिर डेसिमल उसमेल बाद में लगाएंगे। पीके 9, पीके 4 और पीके 5, तो ये ऑल थ्री कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, क्योंकि उनके जो रेंज ऑफ इंडिकेटर होता है, पीके -1 और पीके +1, ये फॉल करती है इसी वर्टिकल लाइन के बीच में। तो जनरली हम लोग जितने भी इंडिकेटर्स जानते हैं ना, वो जनरली वो सारे के सारे इसमें यूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये रेंज देख रहे हो 8 यूनिट लंबी है, बहुत सारे इंडिकेटर हो जाते हैं। देखो दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग, तो कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन जानते हो, बोलोगे हाँ हम तो बचपन से पढ़े हैं, साले इससे दे देगा तो फंस जाओगे, बचपन सब निकल जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो भैया। इंडिकेटर, तो इंडिकेटर एडवांस में क्या होएगा, ढेर सारे इंडिकेटर दे सकते हैं तुमको, बोले बताओ कौन सा इंडिकेटर ले सकते हैं, तो भैया जिसको टाइट्रेशन कर्व नहीं पता वो क्या कर पाएगा, इसलिए टाइट्रेशन कर्व सिंपल सा पीएच यूएच तो है इसमें, कौन सा इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया हमने, पीएच ही तो बनाया है, पीएच निकालना तो आयनिक में पढ़ा ही है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एडवांस लगी हो, कुछ एडवांस लगा नहीं, हमने सब पीएच निकाला है और थोड़ी सी थ्योरी बताई हुई है। और फिर जब ये समझ जाओगे तो क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सेल्स जब बताएंगे, फ्यूल सेल और ये टॉर्च बैटरी मोबाइल फोन ये सारे सेल्स, तब आपको पता लगेगा कि इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व भी होता है, तो ये सब कनेक्टेड होता है। अब ये इसलिए बोला जाता है 11th 12th थोड़ा सीरियसली पढ़ते रहो, धीरे धीरे कम से कम लेक्चर नोट्स ही बार बार रिवाइज करते रहो, तो जिसने भी किसी रीजन से अगर कुछ छूट गया हो तब भी तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अब किसी ने एकदम से नहीं पढ़ा, सडनली 12th में होश आया अब हम पढ़ेंगे, हमें झटका लगा, हमारे दिल को दुख पहुंचा है, गाने बजाने करेंगे, यही वाले होते नहीं, समझ में आ रहा है भैया, तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए रिवाइज करते रहना, ठीक। अगला वाला टाइट्रेशन कर्व लिखिए, अब इजी है, इजी क्यों, क्योंकि सारे क्राइटेरिया तो बता ही दिए हमने, अब बस पीएच निकालना रह गया है, बफर अब यूज करेंगे हम,
बिना बफर के नहीं हो पाएगा। चलो लिखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। दूसरा वाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। समझे दोस्त? वीक एसिड, इसको फिर से बनाओ, और हमने वीक एसिड सपोज करो 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया है ना, और NaOH डालना शुरू किया हमने, VML 0.1 मोलर NaOH ये डालना शुरू किया, और टाइट्रेशन हम करना चाह रहे हैं। टेंटेटिव आइडिया बताएंगे, एकदम आपको हल्का फुल्का आइडिया देना पड़ेगा हमें, जल्दी करो। ऐसे ब्यूरेट पिपेट बनाने की आदत थोड़ी डाल लो कि बस आते हो उतना ही बनाएंगे जितना IIT में आएगा। ब्यूरेट और पिपेट, बनाओ। बनाओ नहीं पे बातें नहीं करो। बफर यूज करेंगे इसमें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी यूज करेंगे, क्योंकि जब, अभी बताते हैं, चलो। जब 0 ml डाला गया, जल्दी करोगे, बना साले चित्रकारी कौन करेगा ये वाली जो बनाया हुआ है हमने। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग बोर्ड पे, मतलब वैसे देखो, लिखो, उसको बनाओ, बढ़िया बनाया पिपेट ब्यूरेट, उसको बना के लिखो, इंडिकेटर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं अभी, जल्दी करोगे। एक एक करके बताते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करने में जानते हो कितने कॉन्सेप्ट यूज होंगे? एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, चार कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। जल्दी करो, इसको बताते हैं। पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें रिवाइज हो सकती है अगर सिर्फ यही ग्राफ किसी ने अच्छे से बना लिया, कर्व अगर ड्रॉ कर लिया। जानते हो क्या होगा? ये ड्रॉ कर लिया, सुनो, ये डब्बा बीकर विकर बना लिया ना, कटोरा वटोरा जो भी बना रहे हो, अरे मटका बना रहे हो क्या? अरे चलो देखो, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, बीकर बीकर जैसा बनाओ, लैब में देखो बीकर कैसे होता है, कटोरी बना रहे हो उसमें। इधर देखो दोस्त, वॉल्यूम ऑफ NaOH है, सुनो, 0 ml। यहाँ देखो भाई, अगर 0 ml है ये, तो 0 ml है तो इसका मतलब NaOH डाला नहीं, तो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का pH निकालने के लिए आपको सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा, जब पढ़ाया था आयनिक में कि किसी भी वीक एसिड का pH कैसे निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K/C करते हैं, है ना। pKa की वैल्यू 4.75 मान लेना, इसके pKa की वैल्यू, आप तो एसिटिक एसिड याद हो गया होगा pKa, कि अब भी हम तुमको K/pKa बताएं, मतलब हाँ 4.74, ठीक है। तो यहां से H प्लस की वैल्यू क्या अंडर रूट CKa आती है? H प्लस की वैल्यू अंडर रूट CKa, ठीक। या यहीं से अगर तुम करोगे pH की वैल्यू, तो लॉग ले लो, लॉग लेके वन, वो भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/2 टाइम्स pKa माइनस लॉग C आएगा, नहीं आएगा भैया? अबे तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 टाइम्स 4.74, तो ऐसा ही होता है। और log C क्या है? C क्या है? 10⁻⁻1, नहीं समझ रहे हो, कितना आ जाएगा? 1। log C की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी? हाँ ठीक है दोस्त, तो 1/2 टाइम्स करोगे, +1 होगा,
हाँ तो 10 की पावर -1 + 1 हो जाएगा। और बताओ तो क्या आएगा ये? अरे तो साले हमको ही पता है 5.74/2 उसका डिवाइड 2.87। ऐसे बताते हो, ऐड कर दीजिए इसको। ऐड तो हम भी कर लेंगे, बाई 2 करके बताया करो। 2.87 मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बोलो ऐड कर दीजिए, हो गया। ऐड करके लिख दे। हाँ ठीक है, सुन चलो ये तो हमें लिख देते हैं ना भैया। 2.87 हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो सिर्फ वीक एसिड हो गया। ठीक, तो जब आपने कुछ NaOH नहीं डाला था तो पीएच मीटर लगाओगे, अगर इसमें पीएच मीटर होता है ना, वो कितना बताएगा पीएच? 2.87। कोई बोले अच्छा, अब हम 10 ml ये डाल देते हैं NaOH। तो सुनो तो दोस्त, अगर तुमने 10 ml NaOH डाला, बफर सुनो, बफर सुनो, बफर ये बन जाएगा। जानते हो कैसे बनेगा? देख लो पहले। जैसे तुमने 10 ml NaOH डाला तो 10 × 0.1 मतलब 1 मिलीमोल NaOH डाले हो। 1 मिलीमोल NaOH डाला, एसिडिक एसिड कितना था? 2.5 मिलीमोल। तो 2.5 में से 1 रिएक्ट कर गया, तो सॉल्ट क्या बनेगा? CH3CO-1। और एसिड बचेगा कितना? 1.5। दोनों के कंसेंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में है, बफर हो जाएगा। तो जब आपने 10 ml डाला हुआ है, सॉरी 15 डाला हुआ है हमने, 15, तो ठीक है 10 नहीं डाला, 15 डाल दिया, तो बफर बनेगा। तो उस हेंडरसन इक्वेशन का यूज करोगे, pH = और डिटेल में लिखवाए कि समझ गए बे? हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। pK + log के अंदर क्या पुट करोगे? सॉल्ट कितना बनेगा इसके अकॉर्डिंग? 1.5। और ये एसिड कितना बचेगा? अबे 1.5 रिएक्ट कर गया, 1 नहीं बचेगा। पहले एसिड था कितना? 2.5 था ना, तो भैया ऐसे लिखोगे 2.5 था, उसमें से 1.5 निकल गया। 1.5 निकल के गया कहाँ? सॉल्ट नहीं बना दिया, तो यही तो आएगा दोस्त। 1.5/1, और 1.5 की वैल्यू 3/2 होती है। तो pH = pKa + log3 - log2। तो log3 होता है 0.47, log3 होता है 0.47, log2 0.3। नहीं समझ रहे हो भैया? तो 0.17 तुम्हें किसमें ऐड करना है? pK में ऐड करना है। तो इसका मतलब pH की वैल्यू एक्चुअली में 4.74 प्लस क्या 1.7 आएगी? ओ सॉरी 0.17। कुछ गलत कह रहे हैं क्या? कितना आएगा ये? फिर नहीं बता रहा हूं। अरे 4.9 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 9 आ रहा ना, या 4.9? ठीक, तो बफर बन गया ये। तो इसकी वैल्यू क्या हम 4.9 लिख दें तो चलेगा? नहीं समझे? और जब आपने 20 ml डाल दिया, सुनो तो भैया, पहले एसिड कितना था बे? 2.5, बेस कितना डाला? 20। तो हम चेक करना चाहते हैं क्या ये बफर बनेगा। तो ये 2/0.5, 20 अभी भी रेंज में आ रहा है, बफर अभी भी बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोस्त अभी भी बफर बन रहा है ये। तो पीएच की वैल्यू हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे, क्या आएगी? अब देखो, अगर दोस्त ये सब करना चाहते हो तो तुम्हें बफर वफर पता होना चाहिए। अब किसी को नहीं पता तो बस तुम बैठ के मौज करो। अब क्या करें फिर? और जाके वो कोई पढ़ाने वाला हो जो तुमको बस मौज वाली चीजें बताए, वही पढ़ो साले। तुमसे एडवांस एडवांस नहीं होने वाला जब तुम ये सब नहीं कर पाते हो। सॉरी, समझे भैया? तो क्या आएगा? pK + log ऑफ क्या, ऊपर हम 2 लिखेंगे और नीचे 2.5 - 2 लिखेंगे, क्योंकि एसिड में से इतना निकल गया। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ तो pK क्या आया? 4.74 प्लस log के अंदर क्या आएगा? 2/0.5, log 4 आएगा। तो इसको हम 2 log 2 कर सकते हैं, या log 4 ही कर लो इसको। तो 0.6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4.8 कैसे आएगा? फिर वही बता रहा हूँ, 5.2 कि 1.15? 5.3 बता रहे हैं ये लोग। 5.3 आ गया, बहुत बढ़िया दोस्त। क्या आपको समझ में आया? प्योर एसिड था, प्योर एसिड के बाद हमने क्या कर दिया? 2 बार बफर बना दिया।
और दोस्त अगर एक बात बताओ, सुनो तो अभी, अरे डिटेल से लिखते रहना भैया, नहीं तो तुम फिर क्या करोगे। जैसे 25 ml डाला होगा तो क्या हो गया होगा, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पूरा न्यूट्रलाइज तो पीएच क्या आता है, हाँ साले 7 आता है। इतना मारेंगे तुम लोग को। अरे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेसिक होता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन अरे तुम लोग की जिंदगी बेकार है। अरे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 7 होता है। कहाँ सोते होते रहते हो क्या बे तुम लोग। हाँ हाँ पता है नहीं सोते हो, लेकिन होश में तो रहो। 7 प्लस क्या आता है, बहुत बढ़िया दोस्त, और प्लस log C/2। अब ये सब भी हम बताएंगे क्या क्या होएगा। कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पीएच की आएगी 7 प्लस 4.74/2 और प्लस log, पहले तो C बता दो क्या आएगा log के अंदर। C आएगा 5 × 10⁻²। नहीं समझे, अरे 0.1/2 आएगा बे। अरे पहले कंसंट्रेशन 0.1 था, कंसंट्रेशन इसका कितना था 0.1, 25 ml 0.1, ये भी ऐड कर दिया 25 ml 0.1, तो दोनों सेम वॉल्यूम ऐड किए हो तो सॉल्ट जो बनेगा 0.1/2 नहीं हो जाएगा कंसंट्रेशन। 0.1/2। तुम लोग कैसे सोचते हो कि तुम्हारा तैयारी व्यारी करने का मन है भैया, कैसे तुम लोग, लक्षण तुम्हारे सही नहीं लगते किसी के हमको। कंसंट्रेशन तक निकाला नहीं जा रहा है, तुम लोगों को पढ़ाना बेकार, इससे अच्छा अब नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ दे, कोई टाइट्रेशन कर नहीं कराएंगे। तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो इसलिए बंद, तुम्हारे बैच में नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं, चलो अभी जितना करा रहे हो उतना कर लो। अब हम पढ़ाने वाला, अब क्या करे आदमी, पढ़ा रहा है तुम लोग यहाँ पे, सिंपल था ना, तुमको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पता है, बफर वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, एसिड बेस के पीएच पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग, बस क्लास में आते हो मौज करने बस। तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी, कंसंट्रेशन तक निकाला नहीं जाता, पता नहीं क्या सोच के आते हो। कुछ बच्चे कहीं और भी मान लो इधर उधर जो पढ़ते होंगे, क्या वो लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब कहीं और ऑनलाइन ऑनलाइन, जब इतना हम सुना सामने वाले बैठा के सुना रहे हैं तब तो नहीं करते हो तुम लोग, और जगह कैसे कर लेते होंगे लोग, मतलब कैसे करते होंगे सब, वो तो मतलब एक तरह से वो ड्रामा चल रहा होगा हर जगह कि हम ही लोग को ऐसे तुम लोगों का पाला पड़ा है, मतलब और सब। सर कर रहे हैं सर थोड़ा। अब तुम्हारे अकेले की बात थोड़ी कर रहे हैं, तुम तो दिल पे ले रहे हो दोस्त। नहीं सर दिल पे ऑनलाइन वाला है कोई। अरे और लोगों से कह रहे हैं भैया। टेन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली है, इसकी वैल्यू 10 नहीं लग रहा है हमें यार, सही सही बताओ कितना आया ये। अरे 7 और 2.87 नहीं 7 to 9 हाफ कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 मान लें, चलो 10 अज्यूम कर लेते हैं। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, सुनो तो, फिर नहीं सुन रहे हो साले। कोई बोले जब 35 ml डाल दोगे तो एसिड तो पूरा खत्म हो गया, नहीं समझ रहे हो, बचेगा क्या सिर्फ CH3COO बचेगा और NaOH एक्स्ट्रा रहेगा। तो जब आपको हमने सेकेंड क्लास में पढ़ाया था कि कोई एक ऐसी स्पीशीज जिसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही हो और OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को कम कर देगा। एक बात बताओ, एसिटेट आयन की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्या रिलीज कर रहा है वो OH माइनस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वैसे ही बहुत कम होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमेशा ही बहुत कम होती थी, और तुमने NaOH ले लिया होगा एक्स्ट्रा क्योंकि बच गया है ना वो, तो उसकी हाइड्रोलिसिस को तो पूरा बंद करवा देगा। तो टोटल POH या pH की वैल्यू सिर्फ NaOH से निकाली जाएगी, नहीं समझ रहे हो। तो टोटल POH या pH की इसकी वैल्यू निकालोगे NaOH से, तो NaOH के इनिशियली मोल हम सीधे OH माइनस का कंसंट्रेशन लिखना चाह रहे हैं। कोई बोले सर हमने ऐड किया था 3.5, यूज हो गया 2.5, टोटल वॉल्यूम हो गया 25 + 35। फिर सुनो, कोई बोले क्या लिखा है ये, तो हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं क्या लिखा है ये। हाँ 35 ml लिया है NaOH, उसकी मोलारिटी कितनी है 0.1,
तो कितने मिलीमोल्स हो गए? 3.5। भैया 2.5 मिलीमोल एसिटिक एसिड को रिएक्ट करने में चला जाएगा, तो 3.5 माइनस 2.5 इतना तो मिलीमोल्स बचा होगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अबे 35 प्लस 25 कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 1/60। तो हमको ये बताओ POH की वैल्यू क्या आएगी? ये तो OH माइनस है। POH कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 1.7 इनका कहना है। चलो हम इसको इनके तुम लोग की खुशी के लिए राउंड ऑफ करके 2 कह देते हैं। तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ये आएगा लास्ट वाले का? इतना समझ रहे हो? अब ग्राफ बनाने चल रहे हैं। अब तुमको एक डाउट तो ये आना चाहिए था कि सर 24.5 से 25.5 पे जैसे उसमें बनाते थे इतना क्लोज नहीं बना पाओगे? इतना क्लोज इसमें नहीं बनाया जा सकता। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जंप इतना ऊंचा था, बाकी सब में जंप छोटे छोटे आएंगे, उसमें भी इंडिकेटर यूज किए जाएंगे। लेकिन हम पहले इतना तो लिखो, इतना लिखो, फिर हम बताते हैं। जल्दी करो, कॉपी करो। 10 ml वाला नहीं कराया, अभी करा देंगे। तो लिखो, ग्राफ में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। इतना कॉपी कर लिया? यस सर। बहुत अच्छे दोस्त, सब कॉपी कर चुके हो। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज बाद में बताना है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज बताना, हम नहीं तो हमें ध्यान नहीं रहेगा ना। अभी ग्राफ बनाने के लिए जगह ही नहीं ना हमारे पास, जगह इसको हटा के मिलेगी। तो देखो दोस्त, कोई बोले सर अच्छा चलिए, तो हम बोल रहे हैं अच्छा चलो ग्राफ। एक्स एक्सिस पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं pH ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अबे 25 ml पे pH की वैल्यू क्या थी? 10 थी, 8 9 10 यहाँ के आसपास। 15 ml पे वैल्यू क्या थी? कितना? 15 ना? 15 ml पे कितनी बता रहे हो? 15। हाँ दोस्त, 15 ml पे हम बता रहे हैं 4.9, अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास है ना? ठीक, इतनी थी। 0 ml पे क्या थी? 2.87, 3 मान लें उसको, तो इसका मतलब 3 से ग्राफ चला। अच्छा एक बात बताओ, 35 ml पे क्या थी? 12। हम बता रहे हैं इसका अब एग्जैक्ट पॉइंट्स तो नहीं बना सकते, लेकिन एक रेंज तो आइडिया लग गया। देखो ग्राफ कहां से शुरू हुआ, इधर सुनो। 2.9 से शुरू हुआ था ना, 3 से जस्ट नीचे से शुरू हुआ था ऐसे, ठीक, और ऐसे आता है। हम जो बता रहे हैं उसको देखना, 8 9 10 11 इस तरीके। रुक जाइए, अभी हमको बनाने दीजिए। 11 भी ज्यादा बना दिया हमने वैसे, रुक जाओ भी। हम बता रहे हैं ना दोस्त, एक मिनट। इसकी जो आपको ये पता लग गया कि भैया इसका एंड पॉइंट किस पे आ रहा है, सॉरी किस पे आ रहा था? 9 ना? अरे जब 25 ml पे कितना आ रहा था यार? 10। तो ये ऐसे आता है 11, मतलब 11 के आसपास। ये शुरू होता है 6 से और 11 तक, इसकी वर्टिकल लाइन अराउंड 6 से 11 तक जाती है। देखो बुक्स में अलग भी मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है एसिड डिफरेंट ले ले। हमने एसिटिक एसिड का पीके लिया है ना, कोई फॉर्मिक एसिड का ले लेगा, कोई बेंजोइक एसिड का ले लेगा। तो टेंटेटिव फिर भी आपको बता रहे हैं कि ये 6 से लेके 11 तक इसकी हाइट होती है। कितना होगा ये? 10.5 मान लो इसको अप्रोक्सीमेटली। 6 से लेके 10.5 तक होती है इसकी हाइट। कितनी होती है हाइट? ये कितने यूनिट का जंप है? जो भी है, जंप हम मत देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले से कम है? बताओ भैया। तो इसकी 6 से लेके 10.5 तक इसका जंप होता है पीएच का।
क्योंकि 15 ml पे कितनी थी 5, 24.5 ml पे 5 से ज्यादा होगा तो 5 से ज्यादा वो 6 के रेंज में आस तक पहुंच जाएगा। 25 तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी वजह से 10 आया है। उसके पहले कौन डोमिनेट कर रहा होगा, एसिड डोमिनेट करेगा, तो एसिड डोमिनेट करेगा 7 तो ऐसे ही नहीं हो सकता, समझ रहे हो, 7 से नीचे ही रहेगा, 7 से नीचे रहेगा, ऊपर 24.5 के आसपास 6 पॉइंट समथिंग रहता है, 6 मान लो, क्योंकि एसिड में तो बदलोगे भाई, एक बार बेंजोइक एसिड लिया आपने, एक बार फॉर्मिक एसिड लिया, किनका ये कहना था सर 6 से क्यों लिखा, 7 से ज्यादा तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक 25 ml नहीं होगा तब तक एसिड ही डोमिनेट करेगा, एसिड का पीएच 7 से कम रहता है, 15 ml पे तुम निकाल चुके हो कि 5 होता है पीएच, तो 5 से ज्यादा 7 से कम 24.5 ml पे अप्रोक्सीमेटली 6 से शुरू किया हमने, और 25.5 ml पे पीएच 10.5 के आसपास, प्रैक्टिकली हर बुक्स में इतना ही लिखा जाता है, समझ रहे हो, आइडिया लग गया इससे, बनाओ जल्दी बनाओ, इसको ड्रॉ करो, बनाओ, आइडिया ले लो वैसे ही हल्का फुल्का, आपकी एकदम एकदम वर्टिकल नहीं, थोड़ा सा स्लांटेड बनाना आगे, अरे 90 डिग्री पे एकदम ना बना देना, मतलब 88 डिग्री पे या 87 डिग्री पे टिल्टेड ऐसे बनाना, हल्का सा, कि 24.5 से 25.5 ml एक्स एक्सिस से भी तो जाओगे, समझ रहे हो, तो ये 6 की वैल्यू 6 से लेके 10.5 तक जाएगा, अरे समझ में तो आ रहा है, अब पैराबोला वाला ना बना देना भैया, और ये थोड़ी चल रहा है, और ये ग्राफ जाके बाद में किसी 14 में मिल जाएगा ऐसे ही, अरे 14 की तरफ जाएगा ना, अगर कॉलेज पढ़ाते जाओगे ये 14 की तरफ जाएगा, कुछ लोग नहीं तो इससे पहले पार कर दो, ऊपर कहीं भी निकाल दो इसको, 100-200 पीएच 14 ही हो सकता है, रेंज होती है ना उसकी, टेंटेटिव आइडिया, पहले तो हमने क्या है ना, देखो बहुत जगह हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे, तुम्हें ग्राफ दे देते हो, बोल देते इसमें ये पीएच है, याद कर लो, मतलब है ना, एक होता है कि आपको बफर का पता लग गया, है ना, और भी सारी चीजों का पता लग गया, जल्दी करो भैया, ये रेंज होती है इसकी इंडिकेटर की, अभी बना रहे हैं, और इसको एकदम स्ट्रेट लाइन ना बना देना, हल्का सा ऐसा कर्व लेते हुए बनाना, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन ना बना देना इसको, कि स्केल रखा, स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर्व लहराते हुए टाइप से, कर्व इस टाइप से बन गया, तो इसका मतलब इसमें ये बताओ, कोई भी इंडिकेटर, अगर ये ग्राफ हमने आपको दे दिया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हम ऐसा पूछना चाहते हैं एक इंडिकेटर जिसका Ka की वैल्यू, रादर pKa की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, जिसको हम यूज कर सकते हैं, 7 से 9, इसका मतलब 9.5 ले लो, तो इसका मतलब ऑल इंडिकेटर्स जिनके pKa की वैल्यू 7 से 9.5 है, थेरेटिकली दे ऑल कैन बी यूज्ड, pKa 7 से pKa 9.5 के बीच के सारे इंडिकेटर्स थेरेटिकली कैन बी यूज्ड फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, बिल्कुल सही ग्राफ बनाया, ठीक है, वो तो लिख लो थेरेटिकली, अब जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लो, कि हम लोग बोलते हैं भैया कि कोई भी इंडिकेटर जिसका पीके 7 से 9.5 होगा, 9.5, वो थेरेटिकली यूज किया जा सकता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में थेरेटिकली यूज किया जा सकता है वो, समझे भैया, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में थेरेटिकली हम यूज कर सकते हैं उसको, क्लियर है, कोई भी इंडिकेटर, और थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, जो 6 और 10.5 का एवरेज आ रहा है, क्या आ रहा है इसका एवरेज 8. तो थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर चूज करना है, तो ऐसा इंडिकेटर चूज करो जिसका पीके की वैल्यू 8.25 हो जाए, समझे भैया, थेरेटिकली बेस्ट, प्रैक्टिकली ठीक है कोई और होता होगा, समझे, तो थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा, जिसका पीके की वैल्यू 8.25 के आसपास हो, है ना,
तो थ्योरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर होगा। क्लियर है? अब कोई बोले सर ये अप टू द स्केल क्यों नहीं है? अप टू द स्केल इसलिए नहीं है क्योंकि आप एसिड बदल भी तो सकते हो, तो उसका पीके बदल जाएगा एसिड का, कभी फॉर्मिक एसिड, कभी एसिटिक एसिड, कभी बेंजोइक एसिड, कभी प्रोपेनोइक एसिड, कभी ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, बहुत सारे एसिड होते हैं। टेंटेटिव समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, जो कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर हमने 3 बताए थे, उन कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स में से कौन से या कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो इस टाइट्रेशन में? याद करना है इसको, ये स्कूल वाले पूछते हैं वाइवा में। ओनली फिनोफ्थलीन, ओनली, क्योंकि ओनली नहीं समझ रहा हो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेंज और मिथाइल रेड की तो जो पीके होता है वो तो इसके बाहर ही होता है, समझ रहे हो? तो जो हम लिखो अमंग कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, जो अमंग कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, जब ये सब पढ़ा करो जाके और भी देख लिया करो कि भैया, और अब तुमको लग रहा हो ज्यादा पढ़ा रहे हैं सर, अरे ज्यादा नहीं बता रहे हैं, रेलेवेंट बता रहे हैं। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो फिर रोक दोगे। हाँ, अमंग कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, among common laboratory indicators only phenolphthalein can be used। जो among common laboratory indicators, जो हमने common 3 बताए थे ना, among common laboratory indicators only phenolphthalein can be used। among common laboratory indicators only phenolphthalein can be used in weak acid strong base titration। among common laboratory indicators only phenolphthalein can be used in weak acid strong base titration। समझ में आ रहा है भैया? कोई बोले अच्छा आप चलो एग्जाम में तुमको कैसे बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ नहीं, ऐसे ही कोई पूछे हमको एक बात बताओ, इस इंडिकेटर में हमको वो जगह बताओ, जगह जगह मतलब एक आइडिया दो, कहां पे बफर बन रहा है, कहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो अगर हम पॉइंट्स बता दें, इसे पॉइंट बोल देते हैं ए, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बोल दें हम मान लो सी, यहाँ पे बोल दें डी, यहाँ पे बोल दें ई, यहाँ पे बोल दें एफ। अरे समझ में आ रहा है? ई इस पॉइंट पे है, एफ यहाँ पे है, बफर कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है? बीसी के बीच में हो रहा है। अरे ए पे तो प्योर एसिड था, कोई बोले ए से थोड़ा सा बड़ा होगा तो सॉल्ट भी तो बना होगा, लेकिन सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन उस टाइम 1/10 से 10 के रेंज में नहीं होगा। तो बफर ऑब्जर्व करने के लिए आप कॉमनली बीसी रेंज में आपको दिख सकता है, तो इस रेंज में क्या मिलेगा आपको? बफर मिलेगा। कोई बोले अप टू द स्केल नहीं है, अरे अप टू द स्केल नहीं है, लेकिन एक रेंज कॉमन बता सकते हैं। कोई बोले इस जगह क्यों नहीं बोला? अबे इस जगह सॉल्ट का कंसंट्रेशन डोमिनेट कर गया होगा, एसिड बचा ही नहीं होगा, तो हमने सी इसलिए थोड़ा पहले ही बना दिया। तो क्या आपको पता लग रहा है इस रेंज में बफर मिला होगा और यहाँ कहीं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही होगी। पीके पीएच की वैल्यू कितनी आई थी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे? 10 के आसपास आई थी, तो ये वर्टिकल लाइन के यहीं आसपास बीचों बीच कहीं मिला होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो कभी कभी ऐसा भी ग्राफ आ सकता है कि अगर आपको टाइट्रेशन कर्व गिवन है और पूछे हमको रीजन बताओ, रीजन, रीजन मतलब समझते हो एरिया, क्षेत्र जिसे बोलते हैं साले हिंदी में, समझ रहे हो? बफर, बफर, बफर का रीजन ये है, REGION, रीजन की बात करें, नहीं तो हम रीजन बोलते हैं, साले लोग रीजन रीजन सोचते हैं, REASON वाला, इसलिए सब कुछ बोलना पड़ता है भैया। BC ये बफर की रीजन है ये, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का रीजन यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि अभी तुमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 25 ml पे निकाला था, पीएच की वैल्यू अराउंड 9 आई थी, जो भी आई थी, अरे जो भी आई थी, कुछ आया था 25 ml पे ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मानेंगे, और उस टाइम जो पीएच आएगा उससे ही तो बोलोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच है, उसके जस्ट पहले नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या पता सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से 10 रेंज के बियॉन्ड निकल गया हो, इसलिए थोड़ा दूर हमने सी पॉइंट बनाया है, और बीसी मतलब समझ रहे हो बीसी का बफर बनेगा यहाँ पे। बताओ भैया, ग्राफ में बना के लिखोगे नहीं, हाईलाइट हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट करके, हो गया। तीसरा कर्व अगर हम बनवाएंगे तुम लोग हमको बहुत सर दर्द दोगे, इसलिए हम तीसरा कर्व तुम लोगों से नहीं बनवाने वाले, क्योंकि हम पूछते हैं फिर हमें को सॉल्व करना, हमें को बफर सॉल्व करना पड़ता है, हमें को सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम कर्व नहीं बनवाएंगे, रिजल्ट बताएंगे उसका। लिखो थर्ड वाला,
weak base strong acid titration curve, 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 weak base strong acid titration curve. अब एक काम करो, लिख लो फॉर एग्जांपल NH4OH, फॉर एग्जांपल NH4OH प्लस HCl, फॉर एग्जांपल NH4OH प्लस HCl टाइट्रेशन कर्व, NH4OH प्लस HCl टाइट्रेशन कर्व है ना दोस्त। अब NH4OH वीक बेस होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, टाइट्रेशन कर्व बनाओगे। देखो दोस्त, अब हम फिर से बनाएंगे, तुम लोग हमें बहुत, इसलिए हम बनाएंगे नहीं अब। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने HCl डाला नहीं था, ये तो ड्रामा कर ही लो, ये इसे बना लो पिपेट प्यूरेट, इसको भी नहीं बनाओगे, सेम नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर से नीचे उतरेगा। नहीं समझ रहा हो? सुनो तो, सुन लो। अच्छा एक मिनट भाई, NH4OH का जो Kb होता है एसिटिक एसिड के K के बराबर होता है, तो जब तुमने HCl नहीं डाला था तो यहाँ से POH की वैल्यू 2.87 आएगी। अबे जब अगर यही HCl था तो सॉरी एसिटिक एसिड था तो pH की वैल्यू कितनी आई थी? 2.87। pH की वैल्यू, जब एसिटिक एसिड H+ रिलीज कर रहा था तो pH की वैल्यू 2.87, ये OH माइनस रिलीज कर रहा है तो POH की वैल्यू 2.87 आएगी, 2.9 मान लो। हाँ, सारी वैल्यूज 14 से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, समझ रहे हो? जो पिछला ग्राफ है, हाँ चलो ट्रिक निकाल लिए था, तुम लोग डिराइव नहीं करना तो ट्रिक भी निकाल सकते हो ना। ना ना ना, पीओएच हम करेंगे नहीं, हम ऊपर पीएच ही रखेंगे, जितना कहे साले उतना सुनो, हम ऊपर पीएच ही रखेंगे। तो तुम जब आप 0 पे बनाओगे 2.87 आएगा, 2.9 0 पे। जब आपने वॉल्यूम ऑफ, इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ HCl जब कुछ नहीं डाला था तो पीओएच की वैल्यू कितनी आई थी? 2। पीओएच की वैल्यू 2.87, तो पीएच की वैल्यू कितनी मानोगे? 11.1 मानेंगे, तो 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ रहे हो? तो ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी? ऐसे आएगा ये। अच्छा सुनो तो, नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। साले पीओएच निकालते हैं पगले बेसिक बफर में, उल्टा पुल्टा बोलते हो तुम लोग, कंफ्यूज करते हो। इधर देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये ग्राफ क्या ऐसे नीचे आएगा? 11.2 से ये नीचे ऐसे उतरता चला जाएगा, मतलब इतना, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे और ऐसे चला जाएगा। बताओ भैया, 25 ml पे ये ऐसे रहेगा, और इसके पहले थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, टेंटेटिवली ऐसे बना सकते हो। अब हमको ये बता दो, इतना एक तो करना ही पड़ेगा तुमको, चलो हमें बता देते हैं, क्या दिमाग लगाओगे तुम लोग, कोई बात नहीं हम बता देते हैं। ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली 3 से, ऐसे 3 के आसपास रहता है ना, और ये अराउंड 7 के आसपास रहता है, 7 से 7.5, ऐसे 7.5 ले लो, ठीक है? तो 7.5 से 3 के आसपास ये रहता है। जो पिछला वाला ग्राफ बनाया हो ना, 14 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? इस पॉइंट के लिए 14 में से सब्ट्रैक्ट करो पिछले में से। अबे नीचे वाला जो उसका पॉइंट था 2 आएगा, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 ले लो, है ना? 3 ले लो, उससे अभी समझ में आ रहा है? 3 ले लो और ऊपर आ जाएगा अराउंड 7.5, समझ रहे हो? 7.5 आ जाएगा ऊपर। भाई वीक बेस भी तो बदलोगे। हम ये बताना चाहते हैं, इसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फिनोक्सिलिन का पीके लाई नहीं कर रहा है, इसमें मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड यूज कर सकते हो। अब बाकी ग्राफ बनाने देते तो और थोड़ा क्लियर होता।
तो अमंग जो कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर होते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड दोनों यूज कर सकते हैं भैया? नहीं समझ रहे हो? तो मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगर कोई बोले फिनोल्फथलीन यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते। बहुत अच्छे दोस्त, कॉपी कर लोगे इसको? टेंटेटिव ग्राफ का आइडिया समझ में आ रहा है आपको? तो निकालो, क्या दिक्कत है उसमें? क्या कहना क्या चाहते हो? अबे तो क्या चाहते हो तुम? फॉर्मूला बता रहे हो कि हमको आंसर ये बता रहे हो? ग्राफ के बारे में कुछ निकाल के देखो, जो ग्राफ है वो सही है। तुम क्या जबरदस्ती बात करते रहते हो? ग्राफ करेक्ट है, समझ में आ रहा है भैया? अच्छा, जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा सॉल्ट वाला, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो पक्का 25 ml पे ये एसिडिक आ रहा होगा। एसिडिक का मतलब इसकी वैल्यू करीब 5.5 के आसपास आएगी। समझे? नहीं समझ रहे हो? और 25 ml के जस्ट पहले 7 से ऊपर आएगा। क्यों दोस्त? क्योंकि उस टाइम बेस डोमिनेट कर रहा होगा, तो उस टाइम बेस डोमिनेट करेगा, 7 से ज्यादा आएगा, इसलिए हमने ग्राफ कहां से शुरू किया? 7.5 से। और 25 ml के जस्ट बाद एसिड डोमिनेट कर रहा होगा, तो एसिड डोमिनेट कर रहा होगा 3 से, तो कम ही आएगा फिर पीएच। HCl हो गया होगा ना, तो HCl का 3 से कम आएगा, 2.5 आना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है 3 लिख लो। कुछ ऐसे ही आइडिया लगा सकते हो। समझ गए भैया? तो थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर इसमें भी चूज कर सकते हो। ग्राफ बनाओ। अब बताओ दोस्त, जो पिछला हमने अभी बताया नहीं था एसिटिक एसिड वाला, ऊपर जो पीएच लिखा था उसी की जगह पीओएच कर दो, या सबको अगर पीएच लिखना चाहते हो 14 माइनस 14 माइनस 14 माइनस कर दो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हो? सारे तो नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इसमें भी कोई पूछे रीजन बताओ, बफर वाला रीजन कौन सा है? अरे तो अगर ये बी और सी रीजन हम अगर चूज करें, तो क्या ये रीजन आप बोल सकते हो कि ये रीजन बफर वाला रीजन? हाँ ठीक है। कौन सा वाला? नहीं, 25 के बाद वाला प्योर एसिड होगा, HCl। नहीं समझ रहे हो? एसिड होगा, NH4 प्लस होगा, वो बफर थोड़ी होगा। HCl प्लस NH4 प्लस वाला होगा वो। बफर यहाँ बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ कहीं हो जाएगी। जब लोग समझना नहीं चाहते या उनको कुछ पढ़ के नहीं आते, तो बहुत समझाने में टाइम लगता है। पूरे के पूरे बैच को अब 2-4-10 लोग समझ जाए वो अलग चीज है। पूरा का पूरा बैच इधर वाला तो एकदम ऐसे ही, फिर लगता है ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है इन लोगों को। कभी कभी ऐसा भी ख्याल आता है, फिर भी पढ़ा देते हैं कि कुछ लोग सिलेक्ट होने वाले अच्छे हो जाए। बफर अभी तो कहो डबल टाइट्रेशन नहीं पढ़ा है, तो सिंगल टाइट्रेशन है। 2 स्टेप 3 स्टेप टाइट्रेशन नहीं पढ़ा है अभी। हाँ, पॉलीप्रोटिक एसिड वाले। कोई बोले सोडियम फॉस्फेट का टाइट्रेशन कराओ HCl के साथ, उसको ट्रिपल टाइट्रेशन बोलते हैं। जैसे जो बताने जा रहे हैं लिखो। अच्छा, ये हो गया भैया। इसमें कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर लिख लिए, कौन कौन से यूज कर सकते हैं। ग्राफ में बना लिए बफर कौन सा रीजन है, वो किस रीजन में बफर बन रहा होगा। समझ रहे हो? इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? इस वर्टिकल हाइट में आएगा। ठीक है, 7.5 से 3 तक। हाँ ठीक है, 7.5 से 3। कोई बोले एक टाइट्रेशन बचा है, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, ये तो बचा है। नो इंडिकेटर कैन बी यूज। जानते हो क्यों नहीं होता? उसमें किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, वैसा ग्राफ होता ही नहीं कहीं। बोलते हैं जब वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन बनाया जाता है, तो ये जो वर्टिकल हाइट होती है ना, वो 2 यूनिट से छोटी आ जाती है। 2 यूनिट से छोटी आ गई, तो किसी इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2 यूनिट होती है। तो कोई भी इंडिकेटर लोगे, उसका पीके -1 और पीके +1, जैसे ये हाइट होती है, पीके -1 और पीके +1 की हाइट है। जो इंडिकेटर का तुम मतलब वो ले रहे हो, ये हाइट जो आ रही है इंडिकेटर की, वो इससे भी छोटी आती है, इतनी बड़ी। तो कहाँ फिट करोगे उसको? एक रखोगे, दूसरा वाला बाहर निकल जाएगा।
इधर की तरफ फिट करोगे दूसरा वाला बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो थेरेटिकली, प्रैक्टिकली देखो कुछ तरीके होते हैं उसके भी पहचानने के, लेकिन थेरेटिकली देयर इज नो इंडिकेटर विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, थेरेटिकली लिखो और रीजन लिख लेना कि उसके जो वर्टिकल हाइट होती है ना उसकी लेंथ 2 यूनिट से छोटी होती है, तो लिखो थेरेटिकली देयर इज नो इंडिकेटर विच कैन बी यूज्ड in weak acid weak base titration. Theoretically there is no indicator, theoretically there is no indicator which can be used in weak acid weak base titration. Theoretically there is no indicator which can be used in weak acid weak base titration to detect end point, to detect end point, end point or titration point, to detect end point or titration point or equivalence point, equivalence end point या titration point या equivalence point, ठीक है। ये सारी एक ही चीजें होती हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट होते हैं ये सब कुछ एक तरह से, ठीक है भैया। तो खत्म हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, खत्म। तो जैसे इन्होंने पूछा सर 2 एसिड 3, तो कोई डबल टाइट्रेशन भी हो सकता है, ट्रिपल टाइट्रेशन भी हो सकता है, नहीं समझ रहे हो। तो पहले डबल बता दें कि लिखो डबल टाइट्रेशन, लिखो लिखो लिखो, जब आए हो तो लिख लो डबल टाइट्रेशन, डबल। कोई बोले डबल टाइट्रेशन होता क्या है, 2 स्टेप में जो हो रहा है और 2 इंडिकेटर की जरूरत पड़ रही है ना। जैसे कोई बोले, देखो भाई, कोई बोले हमारे पास है ये, यहाँ देखिए भैया सब लोग, हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें HCl डाल दो, HCl डालोगे तो पहली रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NaCl। ये स्टेप 1 होता है Na2CO3 का। अरे डबल टाइट्रेशन में ऐसे लिखना Na2CO3 प्लस HCl टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन में Na2CO3 प्लस HCl टाइट्रेशन। तो Na2CO3 प्लस HCl में आप करोगे तो स्टेप 1 ये आएगा, तो स्टेप 1। और स्टेप 2 जब आप करोगे तो वो आएगा कि भैया NaHCO3 प्लस HCl और ये बन जाएगा H2CO3 प्लस NaCl, ये होता है डबल टाइट्रेशन लिखोगे जो 2 स्टेप में होता है। कोई बोले सर सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टाइट्रेशन करा रहे हैं, समझ रहे हो भैया, सोडियम कार्बोनेट की टाइट्रेशन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो कोई बोले सर जितने भी पॉली ये होते हैं वो तो कई स्टेप में होते हैं ना, एक एक करके होगा। कोई बोले अच्छा ठीक है, Na2CO3 लिया है, HCl उसमें मिला रहे हो। कोई बोले हमको बताओ HCl के कितने मिलीमोल लगेंगे कि पूरा का पूरा Na2CO3 कन्वर्ट हो जाए NaHCO3 में, और हमें पता कैसे लगेगा। तो बोलोगे अच्छा कोई इंडिकेटर होना चाहिए जिसको हम इसमें डाल दें, HCl डालते डालते जैसे ही सारा का सारा Na2CO3 कन्वर्ट हो जाए NaHCO3 में, इंडिकेटर चिल्ला चिल्ला के बताने लगे बस हो गया है ना। फिर कोई बोले कि NaHCO3 जब H2CO3 में जाएगा तो भी तो कोई इंडिकेटर चाहिए कि सारा का सारा NaHCO3 कन्वर्ट हो गया H2CO3 में, कोई बताने वाला होना चाहिए। तो स्टेप 1 इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Indi1। कोई बोले क्या होता है, नाम याद मत रखो, काम याद रखो बस इसका। और स्टेप 2 इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Indi2। समझ में आ रहा है दोस्त। द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर 1 इज टू डिटेक्ट एंड पॉइंट in first step and the function of Indi2, indicator 2 is to detect end point in second step। तभी तो बता पाएगा। देखो कैलकुलेशन के लिए हम लोग को थोड़ी कुछ करना होता है, प्रैक्टिकली कर रहे हो ना ये सब। तो इंडिकेटर कलर चेंज करके चिल्लाएगा हो गया भाई, पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप होगा, तभी तो डबल टाइट्रेशन बोलोगे। नहीं समझ रहे हो, समझ गए। कई बोले अच्छा तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये Na2CO3 क्या है, कार्बोनेट आयन है, बेस है, ये बेस CO3 2- क्या होता है, बेस होता है।
HCl क्या है? एसिड। तो शुरुआत में ये अगर हम आपसे बोलें, देखिए कि वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड और यहाँ पे पीएच का ग्राफ बनाना है, सुनो। तो शुरुआत में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाला था आपने तो Na2CO3 क्या था? बेस था, पूरा का पूरा बेस था ना ये। अबे तो पूरा का पूरा बेस था तो पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा रही होगी, 7 से ज्यादा। तो कार्बोनेट की वैल्यू जो भी रही होगी, तो ऐसे पहली बार ये आया होगा ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तुम बोलोगे अच्छा दो दो वर्टिकल लाइन? बिल्कुल, क्योंकि एक स्टेप होता है तो उसका अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, दूसरा स्टेप होगा उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, और इसमें दो दो बफर बनते हैं, याद है? एक बफर बनेगा Na2CO3 NaHCO3 का, एक बफर बनेगा NaHCO3 और H2CO3 का, कंजुगेट एसिड बेस करके बताए हुए हैं। तो दो बफर बनाने के लिए तुम्हें दो बार ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे लाइंस चाहिए, तो तभी तो आप बता पाओगे इससे इस रीजन में एक बफर बनेगा, बफर 1, और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, फिर इससे इस रीजन में क्या बनेगा? बफर 2, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, अल्टीमेटली H2CO3 आ जाएगा। सुनो तो, कोई बोले यहाँ पे क्या है? इस रीजन में, सुनो तो हमारी बात सुनो, टेंटेटिव आइडिया बता रहे हैं। इस रीजन में जो है, इस रीजन में बोलोगे सर ये बफर 1 है, फिर साले बना रहे हो तुम लोग, बफर 1 है, और ये बफर 1 किससे बना होगा? क्या वो CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस का बफर कहलाएगा ऊपर वाला? ये बफर 1 यही तो कहलाएगा। इस रीजन में जिसको हम बोल देते हैं पॉइंट AB, कोई बोले पॉइंट C पे क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी इस पे। किसकी होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? अबे रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा। सुनो तो, कोई बोले अच्छा सर ये पॉइंट D और E पे क्या होगा? D और E पे क्या इस पे बफर 2 बनेगा? बफर और इस बफर 2 में, अरे भैया अगर डबल टाइट्रेशन पढ़ना चाहते हो तो टेंटेटिव एक आइडिया लाइन आना चाहिए। बफर 2, ये बफर 2 क्या तुम्हारा HCO3 माइनस और H2CO3 के बीच में आएगा? नहीं समझ रहे हो है? समझे? और यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? F पार्ट पे कार्बोनेट आयन की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी होगी दोस्त? CO3 2 माइनस की, और यहाँ पे किसकी थी? HCO3 माइनस की। समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट के बाद क्या मिलेगा? H2CO3 मिलेगा बस। अरे पूरा का पूरा कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? H2CO3, CO2 प्लस वाटर। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट्स कैसे बनाओगे? और डबल टाइट्रेशन के लिए दो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको। तो डबल टाइट्रेशन पहचाना कैसे जाता है, पहले तो इतना ही देख लो, कैलकुलेशन तो बाद में करना। ये होता है डबल। क्या ऐसे ही ट्रिपल टाइट्रेशन यूज कर सकते हो? 3 वर्टिकल लाइन आएंगी। कोई बोले सर इंडिकेटर 1 का फंक्शन कहां से आएगा? इंडिकेटर 1 का फंक्शन क्या इस रेंज में आएगा? इंडी 1 यही तो रोल प्ले करेगा, और इंडी 2 क्या इस रेंज में रोल प्ले करेगा? इस रेंज में। बताओ भैया कोई डाउट है क्या? अबे ये सब नहीं समझोगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाले। समझ गए? बना लोगे इसको? बफर 1 किससे बना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी हुई, फिर बफर 2 किससे बना और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी हुई। अगर तुम लोग डेयर नहीं करोगे पढ़ने का तो हम भी फिर कब तक पढ़ाएंगे यार। हमको लगता है कि कोई पूछता है, हम इसको बताते भी नहीं हो, तुम्हें लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, बताने लगे, अब फिर समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। किसी ने डबल ट्रिपल, समझ रहे हो? ट्रिपल टाइट्रेशन ऐसे हेडिंग लिख लो, फिर ट्रिपल टाइट्रेशन जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आयनिक वाइंड अप करके कुछ और चैप्टर शुरू करेंगे। अरे बता देंगे भैया, अभी बता देंगे, अभी पहले लिखो इसको। एम्फोटेरिक वाला ही बचा है ना, आयनिक 1 घंटा चलेगा अभी। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ही लिखिए S3PO, हाँ Na3PO4 प्लस HCl ले लेना। ट्रिपल टाइट्रेशन लिखोगे, ग्राफ बनाओगे, Na3PO4 प्लस HCl का टाइट्रेशन, सोडियम फॉस्फेट प्लस HCl का टाइट्रेशन लिख लो। उसमें 3 इंडिकेटर यूज कर लेना, इंडी 1, इंडी 2, इंडी 3। ठीक है? ठीक है दोस्तों, बता आ रहे हैं फिर। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू।